Thank you. So, Namaskar and good evening, everyone. Here we invite you today to this very special webinar on luspatercept. It's a drug of curiosity which everybody has been always wanting to know more. The more we know, the less we know, and the more we want to know. So here today we have a panel of experts who are going to tell us a lot more about the drug. So I request our president of Thalassemics India, because it is our initiative, Mr. Deepak Chopra, to please come and welcome everyone and start this evening for today. Over to you, Mr. Chopra. नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आज रविवार के दिन जो सबको आज हमने इस इंटरनेट के जरिए सेमिनार, जिसको हम इंग्लिश में वेबिनार कहते हैं, विचार गोष्ठी को रखा है, क्योंकि विषय इतना गंभीर और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो उसी के कारण हमने रविवार को भी समझा कि अगर आप सबसे निमंत्रण किया जाए कि 1-1.5 घंटा अगर आप अपने कार्यक्रम में से निकाल लें तो बाकियों के लिए काफी लाभकारी हो जाएगा। अमूमन तौर पे शहर में कोई भी कोई नई वस्तु आती है तो व्यक्ति में बहुत उत्सुकता होती है उस नई वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के हम लोग सब यहां एकत्रित हुए हैं, वो वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसकी उत्सुकता का प्रमाण ये है कि इस वेबिनार के लिए 350-350 लोगों ने रजिस्टर किया है। मुझे नहीं मालूम कि जब हमने पूरे 5 बजे इसको आरंभ किया तो कितनों ने उस 350 में से अपने स्क्रीन्स को ऑन करा है और वो आप सभी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मुझे बताया गया कि शायद 60-65 लोग ऑलरेडी स्विच ऑन कर चुके हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और ये मात्रा बढ़ती ही जाएगी। आज का विषय, जैसे गगन जी ने आरंभ में कहा, लुस्पेट्रिसेप्ट के बारे में है। ये नई ड्रग आई है। इस ड्रग के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जानकारियां लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जानकारियों में मेडिकल साइड की जानकारियां तो रहती ही हैं अगर कोई ड्रग या इंजेक्शन नया आता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मैं समझता हूं सबके मन में इस वक्त जो चल रहा होगा, दुविधा जो है कि इसकी हर माह या पूरे साल भर का कितना खर्चा आएगा। क्या ये सबके खर्चे के अंदर खरी उतर पाएगी? क्या सभी हमारे नौजवान जो इतनी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, वो इसका प्रयोग कर पाएंगे? मैंने कल पता किया था मिसेस तुली से कि ये लुस्पेट्रिसेप्ट इंजेक्शन को जो भारत में लाए हैं BMS वाले, क्या वो आज इस वेबिनार के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो विचार गोष्ठी अगले 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक चलने वाली है, उसमें जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो इस विषय पर जरा जरूर
तवज्जो और जोर डालें कि इसकी कीमत ऐसी होनी चाहिए भारत में कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रयोग कर पाए। मैं समझता हूं कि अगर इस विचार गोष्ठी में से एक रिकमेंडेशन के तौर पर आउटकम निकले, वो नतीजा बीएमएस को भी और सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास किया जाए, तो ये विचार गोष्ठी का जो मकसद होगा वो पूरी तरह से लाभदायक होगा। आज की इस विचार गोष्ठी में जो पैनलिस्ट्स हैं, उनमें सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का। वह पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बसाइदुरपुर, नई दिल्ली में। अगर इनकी प्लीज स्क्रीन पर स्लाइड चला दी जाए, बैकएंड वाले अगर इनकी स्लाइड चला दें तो मुझे फिर सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज मैं पढ़ सकता हूं। वैसे तो डॉक्टर जगदीश चंद्रा के बारे में मैं समझता हूं जो स्क्रीन पर हैं वो सभी उनका एक एक पेपर, उनके बारे में पूरी जानकारी रखते होंगे, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर बैकएंड डॉक्टर जगदीश चंद्रा की स्क्रीन चला देगा प्लीज, तो सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पर, डॉक्टर जगदीश चंद्रा ये हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं। मैं आपका डॉक्टर साहब बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार कर आज की इस विचार गोष्ठी में आने की अनुमति दी। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वीके खन्ना। वैसे तो वो हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पर वो तो एक छोटा सा डेकोरेशन है उनके वेरियस और ख्यातियों में। अगर उनकी भी स्क्रीन प्लीज चला दें। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स इन सर गंगा राम हॉस्पिटल। डॉक्टर खन्ना, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने हमारे निमंत्रण पर अपने रविवार की, आज दिल्ली के अंदर तो मौसम भी बहुत अच्छा है, वो शाम आपने ये घंटा डेढ़ घंटा इस विचार गोष्ठी के लिए दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप सबका समय और ना लेकर के एक बार पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि जब आप विशेषज्ञ इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हर पहलू को डिस्कस करेंगे, तो कम से इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसके ऊपर विशेष तौर से जोर दिया जाए, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। मैं अब डॉक्टर जगदीश चंद्रा और डॉक्टर खन्ना को निमंत्रण देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन करता हूं। Thank you, Chopra ji, for the very kind words of introduction. Can I have the slide of Dr. Amita Mahajan on the screen? मुझे कहा गया है मैं डॉक्टर अमिता महाजन का इस ऑडियंस से परिचय कराऊं। डॉक्टर अमिता महाजन is very well known to this audience actually, but still for those who are new, can we have the slide please? She is a senior consultant pediatric hematologist oncologist at Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi, and of course the chief of thalassemia unit there. And yeah, yes. And you will see that her interests are quite wide, and she
chair of Medical Advisory Board of CanKids, which is a NGO working with the children with cancer, and medical advisor to Leukemia Crusaders, Thalassemia India, and Foundation Against Thalassemia. So I'm sure Dr. Amita has given this very modest introduction slide about herself. She's a avid researcher, and she wants to document every new observation that she comes across in her work by publishing in scientific journals. And I had the pleasure of working with her in a couple of studies on Hodgkin's lymphoma, as well as currently we are working on a study in thalassemia. So with this introduction, I will invite Dr. Amita Mahajan to discuss about this drug, which has traveled over the last decade from lab to the studies, to the journals as publications, to the approval, and then finally has hit the market. And let us listen from Dr. Amita Mahajan regarding this drug. Dr. Amita, the floor is yours. Thank you. Thank you, Dr. Chandra, for your kind words and your guidance and mentorship over the many years. डॉक्टर चंद्रा की मैं स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं रही, लेकिन हम जैसे इस हमारी जनरेशन के सभी लोगों ने सर से बहुत कुछ सीखा है और सीख रहे हैं. एंड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कि क्लिनिकल जो स्टडीज होती हैं वो पेशेंट के काम कैसे आ सकें. सो एंड थैंक यू वंस अगेन. आप सभी का आज की विचार गोष्ठी में स्वागत है. हमारा जो प्रयास है वो यही है कि इस दवाई के बारे में जो पेशेंट रिलेटेड प्रैक्टिकल बातें हैं कि क्या कैसे लेनी है, कितना फायदा करेगी, किसको फायदा करेगी, कौन ले सकता है, ऑफ कोर्स कॉस्ट एंड साइड इफेक्ट्स. तो इन्हीं पे ही एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है और फिर बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो भी मोस्टली पेशेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पे ही रहेगा, जिसमें आप सभी भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं. अंजलि, could I request you to share my slides? मेरी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है. मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि हमारी ऑडियंस इंग्लिश और हिंदी मिक्स्ड है, तो स्लाइड्स इंग्लिश में है. मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी में बोलूं, पर जहां मेरी स्लाइड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है वहां आई मे जस्ट रिपीट माई सेल्फ. बहुत लंबी प्रेजेंटेशन नहीं है बिकॉज यही टॉपिक इसके बाद वाले पैनल डिस्कशन में भी होगा. तो जैसा मैंने पहले कहा कि लुस्पाटर, आज की मेरी प्रेजेंटेशन का फोकस प्रैक्टिकल कंसंट्रेशंस ऑफ लुस्पाटरसेप्ट इन थैलेसीमिया है. नेक्स्ट स्लाइड. इस विचार गोष्ठी में बैठे सभी सुनने वाले को ये पता है कि थैलेसीमिया के लिए आज की डेट में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड किलेशन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. जीन थेरेपी अब आना शुरू हो गई है लेकिन अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है. और ज्यादातर बच्चे या एडल्ट्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑप्टिमल किलेशन पर निर्भर रहते हैं. औसतन अगर एक थैलेसीमिक वेल मैनेज्ड है और 50 साल की आयु तक लगभग 1800 यूनिट ब्लड उनको चढ़ता है. रेगुलर एक्सेस टू सेफ ब्लड, अच्छे से टेस्टेड ब्लड आज भी हमारे देश के कई सेंटर्स के लिए एक बड़ी समस्या है. और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, ग्लोबली आज भी 22 ऐसा एस्टिमेटेड है कि 22,000 से अधिक पेशेंट्स की मृत्यु केवल अंडर ट्रांसफ्यूजन, डायरेक्टली ट्रांसफ्यूजन ठीक से ना मिलने की वजह से रहती है. और जिन्हें रेगुलर ट्रांसफ्यूजन मिलता है उसके भी एक अपने आप में आयरन ओवरलोड और रेगुलरली हॉस्पिटल जाना, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं. इसीलिए कई वर्षों से अनेकों प्रयास चल रहे हैं कि कैसे हम ये ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट को कम कर सकें. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये जो आज और प्रयास, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लुस्पाटरसेप्ट पे है. तो आपको शायद जान के ये आश्चर्य होगा कि लुस्पाटरसेप्ट एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है. ये दवाई डेवलप की जा रही थी बोन हेल्थ के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस करके जो एज के साथ एक चेंजेस आते हैं बोन हेल्थ में, थैलेसीमिक्स में भी आते हैं. और उसमें देखा गया कि अनएक्सपेक्टेडली जो पेशेंट्स क्लिनिकल स्टडीज में थे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ पाया गया. नेक्स्ट स्लाइड. तो इस सोच को देखते हुए तो इस पे सोचा गया कि क्या इसको ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जा सकता है.
और ये जो इसका एक्सीडेंटल हीमोग्लोबिन का बढ़ना था, इसके कारण को या क्या मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश की गई। तो ये जो कोशिश रिसर्च में की गई उससे यही समझ में आया कि लुस्पाटरसेप्ट एक जो हमारा मैकेनिज्म है जो सेल डेथ या जो एक रेड सेल हीमोग्लोबिन सेल की आयु को कम करता है, उस प्रोसेस को ब्लॉक करता है, जिससे कि रेड सेल की अवधि शरीर में बढ़ जाती है और कॉन्सिक्वेंटली हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस मैकेनिज्म को समझते हुए इसको फिर देखा गया कि किन ब्लड डिसऑर्डर्स पे इसमें काम किया जा सकता है। जो रिसर्च की प्रणाली रहती है वो इसी तरीके से रहती है कि कोई भी डिस्कवरी हो एक्सीडेंटल या प्लान, पहले एनिमल स्टडीज की जाती हैं जो की गई, फिर लुस्पाटरसेप्ट के लिए हेल्दी वॉलंटियर्स पे ट्राई किया गया और उसमें देखा गया कि 80% से ज्यादा लोगों का हीमोग्लोबिन 1 ग्राम से बढ़ा और ज्यादा कुछ उन्हें दिक्कत इस दवाई से महसूस नहीं हुई। हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया की कोई भी स्टडी में अगर दवाई 1 ग्राम से ज्यादा अंतर लाती है तो उसे हम मानते हैं कि हाँ ये इसमें कुछ काम करती है। उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम औसतन राइज 1 ग्राम होना चाहिए। इस प्रयास को हेल्दी वॉलंटियर्स के रिजल्ट्स को देख के फिर इसको अगले कदम पे रिसर्च के लिया गया कि मतलब पेशेंट्स को ट्राई किया गया बट विदाउट रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि आधे लोगों को दिया जाए और आधे लोगों को ना दिया जाए। तो फेज 2 स्टडी में जब कुछ पेशेंट्स को ये दिया गया तो उसमें देखा गया कि अगेन 80% से ज्यादा को 20% से ज्यादा गिरावट पाई गई 3 महीने की अवधि में। और जो ज्यादातर साइड इफेक्ट्स देखे गए वो बोन पेन, सर दर्द, मसल पेन्स थे जो कि एक्सपेक्टेड थे क्योंकि ये दवाई बोन हेल्थ के लिए ही बनाई जा रही थी। इस कामयाब प्रयास के बाद इसको अगले कदम पे लिया गया फेज 3 स्टडी पे, जिसके बेसिस पे या जिसकी बिना पे इस दवाई को लाइसेंस मिला। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो स्टडी थी इसमें अंजलि, कुड आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्टडी में देखा गया मतलब आधे लोगों 2/3 लोगों को लुस्पाटरसेप्ट दी गई और 1/3 को नहीं दी गई और ये रिजल्ट्स उनके स्टडी किए गए। और ये जो रिजल्ट्स की जो मैं समरी दे सकती हूँ, प्लीज कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड अंजलि। पर औसतन जो 3 कैन यू, आई थिंक वी मिस दैट स्लाइड बट वो जरूरी स्लाइड है, अगर हम आगे पीछे करके देख सकते हैं तो प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बिलीव स्टडी के इस पे जस्ट गो बैक, इट विल कम। ये इस स्टडी के बेसिस पे यूएस एफडीए ने इस दवाई को अप्रूवल दिया 2019 में और यूरोप में अप्रूवल मिला 2020 में। ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल अभी लेट 2022 में मिला और आज की डेट में ये दवाई एडल्ट पेशेंट्स 18 साल की आयु से ऊपर के ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया और एक एमडीएस जो एडल्ट्स की ज्यादातर बीमारी है उसके लिए अप्रूव्ड है। नेक्स्ट स्लाइड। कितनों में रिस्पांस दिखा वो मैं अभी बताऊंगी, जिससे कि हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि एवरेज क्या रिस्पांस हम एक्सपेक्ट करें। तो जैसे डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि 10 सालों में लगभग कैसे ये स्टडी जो एक्सीडेंटल डिलीवरी से लेकर हमारी मार्केट तक पहुंची। नेक्स्ट स्लाइड। ये लॉन्च हुई यूएस और यूरोप में रेब्लोजिल के नाम से। ये दवाई 25 mg और 75 mg 2 स्ट्रेंथ में आती है और इसकी डोज वगैरह के बारे में मैं आगे बात करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया में जब ये पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई है तो रोजुस्दा के नाम से लॉन्च हुई है। जैसे आप सबको पता है कि एक्सजेड एसुनरा के नाम से लॉन्च हुई थी इंडिया में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट से काफी अलग रखी गई है, जब इसके बावजूद भी ये शायद अभी भी ज्यादातर लोगों की पहुंच के बाहर हो, पर इसका नाम इंडिया में रोजुस्दा है। स्ट्रेंथ सेम है 25 और 75 mg। नेक्स्ट स्लाइड। सो जो इसका जो मैं वो स्लाइड नहीं अंजलि ढूंढ पा रही हैं, तो जो पहले 3 महीने में लगा 3 हफ्ते पे वो सब डोजेस पे हम लोग आएंगे। जो उस स्टडी जिसके बेसिस पे इसको लाइसेंस मिला उसके रिजल्ट ये थे कि लगभग
पहले 3 महीने में 21% पेशेंट्स को 1/3 से ज्यादा उनकी ट्रांसफ्यूजन में गिरावट आई। 11% लोगों को ट्रांसफ्यूजन में 8 हफ्ते तक का भी गैप मिला, पर ये 10 से 11% थे। अगर हम देखें कि कोई लगातार ये दवाई क्योंकि 48 हफ्ते तक उन पेशेंट्स को दी गई, तो अगर हम ये देखें कि किसी भी 3 हफ्ते, कोई भी 3 महीने के पीरियड में इनको गिरावट आई हो ट्रांसफ्यूजन बर्डन में, तो वो 50% से ऊपर था। लेकिन औसतन हम ये सोच सकते हैं कि 3 महीने की दवाई लेने के बाद एटलीस्ट 25 से 30% पेशेंट्स 1/3 रिस्पॉन्स इफेक्ट उसमें एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस दवाई को लेकर जो मेन मुद्दे उठते हैं कि कौन से पेशेंट्स एलिजिबल हैं आज की तारीख में, तो जैसा मैंने पहले कहा 18 साल की आयु से ऊपर के पेशेंट्स जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट्स के लिए सिवाय ई बेटा थैलेसीमिया के लिए, वो भी जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन पे हो, बाकियों के लिए अभी ये दवाई लाइसेंस नहीं है। और दवाई लेने का नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो रिस्पांस की स्लाइड है कि 21.4% को 33% से कम, अगर आप 3 यूनिट एक पर्टिकुलर टाइम में या 10 यूनिट लेते थे तो आपका 3 यूनिट से ज्यादा 3 महीने के पीरियड में गिरावट हुई। और अगर किसी भी हम अगर दवाई को कंटिन्यू करते रहे तो शायद कुछ और पेशेंट्स को भी इसमें गिरावट आएगी। जो स्टडी में देखा गया, क्योंकि 48 हफ्ते के लिए लगातार दवाई दी गई, कि 70% को लगभग 1/3 उनका बर्डन, मतलब 10 में अगर 10 यूनिट किसी अवधि में चढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 3 यूनिट कम हो गए। और जैसा मैंने पहले बताया कि ट्रांसफ्यूजन नहीं चढ़ पाई, 2 महीने जरूरत नहीं पड़ी, 8 हफ्ते तक, ऐसे 11% लोग थे। ज्यादातर पेशेंट्स का रिस्पांस जो आना था वो शुरू में ही आ गया, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ डोजेस के बाद ही हमें ये अंदाजा लग सकता है कि इसे कंटिन्यू करने का हमारे लिए फायदा है कि नहीं। और जिनको फायदा हुआ उनका रिस्पांस बना रहा, ऐसा नहीं हुआ कि दवाई ने कुछ समय के बाद काम करना बंद हो गया हो। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सबको रिस्पांस नहीं मिलता, कुछ पेशेंट्स को मिलता है, और आज की डेट में ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि कौन रिस्पॉन्ड करेगा और कौन नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ये इसी जो चीज मैंने आपको बताई है उसकी स्टडी की एक्चुअल वो है जो अवेलेबल है नेट पे। नेक्स्ट स्लाइड। जो दूसरा सवाल आता है कि इसको देना कैसे है, तो ये एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है जिसकी डोज, स्टार्टिंग डोज 1 मिलीग्राम, आपको याद रहे होगा कि 25 और 75 mg में वायल्स आती हैं, तो हमको राइट वायल या तो एडल्ट के लिए है तो कम से कम 25 की 2 वायल या 75 mg की वायल 3 सप्ताह में एक बार स्किन के अंदर इंजेक्शन लगना है। गाइडलाइन है कि हम क्योंकि आपको पहली डोज में ही रिस्पॉन्स आ सकता है, अगर आना है तो आपको नेक्स्ट उसके इंजेक्शन से पहले आपको हीमोग्लोबिन चेक करना जरूरी है। अगर उसकी से पहले ही आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेट आ जाती है तो भी हमें उससे हीमोग्लोबिन चेक करना बहुत जरूरी है। 2 डोजेस के बाद 3-3 हफ्ते, मतलब 6 हफ्ते के बाद अगर हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखता तो डोज को 1 mg से बढ़ा के 1.25 mg पर kg पर हम ले जा सकते हैं, और इस डोज पे हम 3 डोजेस दे सकते हैं, और उसके अंत पे लगभग हमें पूरा अंदाजा हो जाएगा कि पेशेंट को रिस्पॉन्स है या नहीं, कंटिन्यू करने का फायदा है या नहीं। इससे ऊपर डोज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, और इससे ज्यादा अभी 5 डोजेस देके रिस्पॉन्स हमें पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये वही चीज की डिस्क्रिप्शन है कि कैसे आपको 1 पे शुरू करना है, 2 डोज तक फायदा नहीं, 1.25 mg पर kg बॉडी वेट तक बढ़ा सकते हैं, और उस पे फायदा है तो उसी डोज पे हमें कंटिन्यू करना है। अब कुछ बच्चों को, एडल्ट्स को सॉरी, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है पहली ही डोज के बाद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें उसी अनुसार डोज को घटाना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए गाइडलाइन है कि अगर आपको आपका हीमोग्लोबिन सपोज 11.5 के ऊपर पहुंच जाता है
तो आपको डोज को घटाना है और आप प्लान डेट पे ना चले जाएं ट्रांसफ्यूजन के लिए। अगर हीमोग्लोबिन जब तक 11 से नीचे नहीं आता, आपको ट्रांसफ्यूजन को होल्ड करना चाहिए रिस्पॉन्स को समझने के लिए। जैसा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को दिया जाता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है, उसको सेलाइन के साथ डिसॉल्व करके स्किन में जैसा हम कोई और इंजेक्शन लगाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं उसी प्रकार लगाना है और उसको हम एक साथ हमें देना है, किसी और दवाई के साथ मिक्स नहीं करना है। बची हुई दवाई को, क्योंकि अगर हम 75 का लें तो हम सोचें इसका 1/3 अगली डोज के लिए रख दें, वो मुनासिब नहीं है, बिकॉज ये स्टेबल नहीं रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये वही गाइडलाइन है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन 2 से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमको उसकी डोज को घटाना है या इंटरवल को बढ़ाना है। और उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम उसे बंद कर दें या कोई हमें मेजर साइड इफेक्ट आता है तो। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी वही गाइडलाइन है कि कैसे, तो मतलब आपको इसको डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आपका रिस्पॉन्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही गाइडलाइन है कि बची हुई को हम रीयूज रीफ्रीज करके नहीं कर सकते, किसी और दवाई के साथ नहीं मिला सकते। नेक्स्ट स्लाइड अंजलि। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू आता है कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट स्टडी में 15% लोगों में देखा गया। ज्यादातर इसमें माइल्ड थे, फैटीग, हेडेक, बोन पेन्स, मतलब कभी किसी को थोड़ा सा सांस की दिक्कत, लेकिन इन साइड इफेक्ट्स के बावजूद दवाई को इनकी वजह से रोकना पड़ा हो ऐसा नहीं पाया गया। और ये कुछ हफ्तों के बाद ये साइड इफेक्ट, जैसे कैल्पर में हम लोग फेस कर चुके हैं कि कई बच्चों को इतने डिफिकल्ट पेन्स होते हैं कि दवाई को हमें हमेशा के लिए बंद करना पड़ता है, ऐसा चीज इसमें नहीं देखी गई। समय अगर दवाई लेते रहने पर भी समय के साथ ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये कम हो गए। जो डिफिकल्ट जो 2 साइड इफेक्ट सामने आए वो थे, एक तो कि कुछ क्लॉट का बनने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा रहती है, तो जो स्टडी ग्रुप था उसमें 3.6% में सिग्निफिकेंट थ्रोम्बस इवेंट देखा गया। और ये इसमें ज्यादा चांसेस उनको रहते हैं जिनकी या तो तिल्ली का ऑपरेशन स्प्लेनेक्टमी हुआ है या उनको पास्ट हिस्ट्री ऑफ क्लॉटिंग हो। तो ऐसे बच्चों, ऐसे एडल्ट्स के लिए हमें और केयरफुली मॉनिटर, इनके लिए मना नहीं है लेकिन और कॉशन एडवाइजेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। जो एक और साइड इफेक्ट देखा गया वो था कि ब्लड प्रेशर 5 से 10% लोगों में बढ़ा और कुछ में दवाई की भी जरूरत पड़ी। इसको भी उन्होंने नहीं सजेस्ट किया है, ट्रायल्स जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल जिन्होंने इस दवाई पे काम किया है, कि इसके लिए दवाई को डिसकंटिन्यू करना पड़े, लेकिन कुछ पेशेंट्स को इसके साथ ब्लड प्रेशर की दवाई लेना पड़ सकता है। और जो ऑलरेडी, क्योंकि एडल्ट पेशेंट्स हैं, कुछ को अगर ये चीज ऑलरेडी है तो अगेन क्लोज मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है। तो मेरा यही बस एक मेरा मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, हमारे पेशेंट्स काफी अपने आप को देने के लिए हम ही लोगों ने उनको सशक्त बनाया है, लेकिन ये नई दवाई है, अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो कृपया अगर आप इसे शुरू करें, प्लीज अपने हेमेटोलॉजिस्ट और मेडिकल क्लोज मेडिकल सुपरविजन में करें। ज्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टडी के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अब कुछ साल हो गए हैं, तो ऑनगोइंग एवेल्युएशन चल रही है कि लेते रहने पे क्या कोई नए कंसर्न्स नजर आए हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर ये लेते रहेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कम होगी तो फेरेटिन भी गिरना चाहिए। तो हाँ, ऐसा देखा गया। औसतन जो पेशेंट्स ये ले रहे थे उनका 48 हफ्तों में लगभग 300 से उनका फेरेटिन नीचे गिरा। 48 हफ्ते T2 स्टार में चेंज देखने के लिए काफी नहीं थे, तो वो स्टडी का हिस्सा नहीं है। बट लॉन्ग टर्म एनालिसिस में T2 स्टार MRI में जो रिस्पॉन्डर्स है, ये नेचुरल बात है कि उनका फेरेटिन भी कम आएगा और उनका शरीर का आयरन लोड भी धीरे धीरे कम हो जाएगा कंटिन्यूइंग किलेशन पे।
नेक्स्ट स्लाइड। प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये एडल्ट्स के लिए दवाई है, बहुत सारे थैलेसीमिक्स जो हमारे हैं वो मैरिड हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ये दवाई लाइसेंस नहीं है। अगर आप ले रहे हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है तो इंजेक्शन को हमें, वैसे तो कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमें इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बंद करना है। नेक्स्ट स्लाइड। एनटीडीटी के बहुत पेशेंट्स हैं और वो शायद क्योंकि दे आर मोर एक्टिवली एम्प्लॉयड, उनका सवाल है कि हम लोग क्यों नहीं ले सकते। तो अभी जो इसके रिजल्ट्स हैं वो एनटीडीटी में भी शायद टीडीटी से भी बेटर हैं, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया से भी बेटर हैं, लेग अल्सर्स में रिस्पॉन्स है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, लेकिन अभी ये दवाई फिलहाल नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स के लिए लाइसेंस नहीं है। नेक्स्ट। ये जो एक सवाल शायद चैट बॉक्स में भी आया हुआ था कि ये तो 18 साल से ऊपर की बात है, लेकिन यंगर बच्चों का क्या? तो जब भी कोई भी दवाई की शुरुआत हमेशा लाइसेंस पहले 18 साल के ऊपर ही मिलता है। अब इस दवाई पे 12 to 18 ईयर ओल्ड्स पे ऑलरेडी स्टडी चल रही है और जो अर्ली रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन अभी ना तो उनके लिए ये लाइसेंस्ड है और ना ही उसके लिए हमें कंपनी देगी। तो 12 to 18 ईयर ओल्ड्स पे स्टडी चल रही है और उसके नेक्स्ट फेज में फिर 6 से 12 ईयर ओल्ड्स पे स्टडी की जाएगी। तो अभी उनके लिए यह दवाई उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हम इतने सालों से तो खुद ही डेस्फेराल लगा रहे हैं, तो क्या हम खुद नहीं दे सकते? तो टेक्निकली सबक्यूटेनियन, कई पेशेंट्स इंसुलिन पे भी हैं तो उन्हें भी आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो टेक्निकली आप लगा सकते हैं, लेकिन जो हमें रिक्वायरमेंट है कि रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना है और साइड इफेक्ट्स के लिए ध्यान से देखना है, तो कृपया अपने हेमेटोलॉजिस्ट और क्लोज मेडिकल सुपरविजन में इसकी शुरुआत करें। नेक्स्ट। जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है मिस्टर दीपक चोपड़ा जी ने कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो 25 mg वायल टू द पेशेंट 29,000 की है, 75 mg की वायल 87,000 की है। तो कम से कम आपको 25 mg डिपेंडिंग ऑन द वेट, आपकी कम से कम डोज 25 mg की 2 वायल्स या 75 mg की 1 वायल 3 हफ्ते में आपको जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में इन प्राइसेस पर उसका लगभग खर्चा सालाना 10 से 12-15 लाख पड़ सकता है, मिनिमम 10 लाख आप मान के चलिए, ये आज की डेट में इस दवाई की कॉस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर ये कॉस्ट आप खुद ही समझ सकते हैं कि ज्यादातर पेशेंट्स की पहुंच के बाहर है, लेकिन कुछ कैटेगरीज में ऑलरेडी हम सब जानते हैं, तो ये हमें ये जरूर एक समस्या है एंड एज पेशेंट एडवोकेट्स, एज डॉक्टर्स, हम अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसकी कॉस्ट कम आए। हमें बहुत सपोर्ट है सब जगह से और लेकिन आज की डेट में ये दैट इज द कॉस्ट। लेकिन किस किस को ये कॉस्ट के लिए सहायता मिल सकती है? CGHS बेनिफिशियरीज, ECHS बेनिफिशियरीज, PSUs दे पाएंगे अगर पेशेंट्स खुद उसमें एम्प्लॉयड हैं, या कुछ कई PSUs 25 साल तक डिपेंडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो आप सबको अपने लेवल पे उसके बारे में खोजना होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसको परचेज कर लिया है। फैमिलीज ऑफ आर्मी पर्सनल भी, जहां तक मेरी नॉलेज है, 25 साल तक डिपेंडेंट सपोर्टेड है। ESI के बेनिफिशियरीज, उनके क्या क्राइटेरिया रहेंगे वो हमें अभी पता, आने वाले टाइम में पता चलेगा। और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ने भी ये दवाई को परचेज किया है, जो RGHS स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं। अब आज की डेट में हमारे कई पेशेंट्स अच्छी कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं और मैं इतना जानती हूँ कि कुछ को अपने ऑनगोइंग थैलेसीमिया का खर्चा मिल रहा है इससे। तो वो अगर उनकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, पर्सनल इंश्योरेंस कोई भी इंडिया में जेनेटिक बीमारी को कवर नहीं करती,
कुछ कॉर्पोरेट इंश्योरेंसेस कर सकती हैं, ये हमें अपने अपने लेवल पे, अगर कोई ऐसी जगह पे एम्प्लॉयड है, आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब इतनी एक्सपेंसिव ये दवाई है और इतने पैसों में तो 1 साल के खर्चे में तो ट्रांसप्लांट हो सकता है, और ट्रांसप्लांट के लिए ऑलरेडी बहुत सहायता है। लेकिन हम सभी, ये तो बिल्कुल सही मुद्दा है, और ये तो लुस्पाटरसेप्ट की कॉस्ट से पहले भी हम जानते हैं कि ट्रांसप्लांट एक इसका अच्छा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। लेकिन ये सबके लिए उपलब्ध नहीं है, सबके पास डोनर नहीं है या कोई और रीजन है। तो इसीलिए और जैसा मतलब ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है, और ज्यादातर एडल्ट्स में थैलेसीमिया जिनका वक्त अच्छे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट का निकल चुका है, ये उनके लिए एक उपयुक्त ऑप्शन हो सकती है। पर इन सवालों पे और बहुत चर्चा होगी आने वाले अगले 45 मिनट्स में। तो मैं बैक हैंड ओवर करती हूँ होस्ट को कि अब इसके जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो उसको ले। Thank you for everybody's attention, and thank you to the ECHO team for their support. थैंक यू डॉक्टर अमिता महाजन, बहुत खूब, आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक, रियली बहुत ही सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स कवर कर दिए इस टॉक अपनी प्रेजेंटेशन में। और आई थिंक क्वेश्चंस इसके बाद अब नहीं लेंगे, क्योंकि अगला सेशन ही क्वेश्चन आंसर का है, पैनल डिस्कशन है। फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर रह जाते हैं तो वो हम पैनल डिस्कशन में ले लेंगे। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर महाजन। नाउ आई विल इनवाइट डॉक्टर दीपक बंसल. Dr. Bansal is professor of pediatric hemato-oncology unit, PGI Chandigarh. He has got more than 300 publications. Great number, really, Dr. Bansal. और ये मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि अगर डॉक्टर बंसल को मैं वन ऑफ द बेस्ट मॉडरेटर फॉर एनी पैनल डिस्कशन समझता हूँ। आई थिंक जब भी कभी हमारे दिमाग में कोई पैनल डिस्कशन की बात आती है तो सबसे पहले डॉक्टर दीपक बंसल का ही नाम आता है। आप अब अगले 45 मिनट्स में ये देख भी लेंगे कि उनके क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत टू द पॉइंट होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, और उनका पैनल डिस्कशन का जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत खूब होता है। नाउ आई विल hand over to Dr. Deepak Bansal to conduct the panel discussion. Dr. Bansal, please. Thank you, sir, for the very kind words. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। So स्क्रीन नजर आ रही है क्या, प्लीज बताएंगे? जी हाँ नजर आ रही है। राइट। सो अभी ये पैनल डिस्कशन लुस्पाटरसेप्ट पे है, काफी चीजें कवर हो चुकी हैं, तो हम थोड़ा बहुत ये फिर से एक बार इनके ऊपर बात करेंगे। तो ये पैनल में हैं, मैं उनको अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। सो डॉक्टर तुलिका सेठ, जो एम्स नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी में, आपने पहले भी उनको कई बार सुना होगा। डॉक्टर राजीव बंसल, जो जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में है सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड पीडियाट्रिक्स के। डॉक्टर रितिका सूद, जो लेडी हार्डिंग और कलावती सरन में है प्रोफेसर मेडिसिन में, और वो थैलेसीमिया के जो अबव 18 पेशेंट्स हैं उनको देखती हैं। डॉक्टर श्रुति कक्कड़ डीएमसी लुधियाना में है, एसोसिएट प्रोफेसर हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में। तो हम क्वेश्चंस उनको प्रेजेंट करेंगे, उनसे पूछेंगे। तो जैसे बताया गया कि जो ये लुस्पाटरसेप्ट नई दवाई है, एक तो इसको प्रोनाउंस करना ही मुश्किल है, और मैंने एक नई चीज सीखी है कि अगर आपको कोई चीज प्रोनाउंस करनी ठीक से नहीं आए तो आप उसको गूगल कर सकते हैं हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तो वो नीचे यूट्यूब का लिंक दिखा देता है और उसमें यूट्यूब के वीडियोस मिल जाते हैं हाउ टू प्रोनाउंस। तो आजकल कई चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से पूछने में शर्म आती है, तो बड़े आराम से आप गूगल से पूछ सकते हो कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो ये जो ड्रग थी, एफडीए ने, जो यूएसए की एजेंसी है, ये 2019 में उन्होंने ये इसको अप्रूव किया था, और इंडिया में ये पिछले 2 महीने से अवेलेबल है। तो अब इसके बारे में सबसे पहले डॉक्टर तुलिका सेठ से पूछेंगे कि मोटे मोटे वो बताएं कि ये क्या दवाई है और ये काम कैसे करती है। डॉक्टर तुलिका प्लीज। ओके, तो ये जो दवाई है ये ब्लड के सेल्स को बढ़ाती है। जैसे डॉक्टर अमिता ने ऑलरेडी आपको पाथवे बताया था, SMAD 2, 3,
TGF बीटा, तो ये सब पाथवेज हैं, बट साधारण भाषा में बोलें तो ये आपका खून बनाने को बढ़ाती है, और ये थैलेसीमिया में भी, और एक और बीमारी होती है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, दोनों में अनीमिया होता है और दोनों में ये काम करता है। राइट, थैंक यू डॉक्टर तुलिका। सो 1 सेकेंड। सो मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं करना चाहता, बट अगर आपको याद रखना है तो ये एरिथ्रॉइड मैच्योरेशन एजेंट है, यानी कि ये रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करती है। नॉर्मली थैलेसीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे बोन मैरो में मैच्योर नहीं हो पाते, तो ये जो दवाई है उनको रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करती है। तो अब हम डॉक्टर राजीव बंसल से पूछेंगे कि ये कितने कितने दिनों के बाद देनी होती है, और क्या पेशेंट अपने आप ये लगा सकते हैं या नहीं। डॉक्टर राजीव। तो जैसे डॉक्टर अमिता ने अभी बताया कि ज्यादातर समय में तो 3 हफ्ते से ही लगाना है, पर अगर जैसे आप लगा रहे हैं और बार बार लगा रहे हैं और फिर आपने देखा कि नहीं हीमोग्लोबिन तो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग आपका हीमोग्लोबिन कहीं जरूरत से ज्यादा 2 ग्राम से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया। इंजेक्शन अपने आप लगा तो सकते हैं पर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वही सवाल कि क्या हमारा हीमोग्लोबिन है, किस लेवल पे हम लगा रहे हैं, कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया, तो मॉनिटर रखना है तो अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लगाएं। और शुरू में तो कोशिश करें कि प्रॉपरली बिल्कुल समझदारी से एकदम टू द पॉइंट कि कितना इस दवाई का असर हो रहा है उस हिसाब से लगाएं। राइट, तो मतलब कि मोटा मोटा यह है कि हर 3-3 हफ्ते में एक टीका लगेगा। राइट, सो एक ये डॉक्टर रितिका से अब हम पूछेंगे कि ये 3 नाम है, एक तो इसको हम लुस्पुटरसेप्ट बोलते हैं, ऊपर से फिर ये रेब्लोजिल भी है, ऊपर से फिर ये रोजुस्डा भी है, तो ये तीनों नाम अलग अलग से ऐसे क्यों हैं? तो डॉक्टर रितिका बताइए प्लीज। हाँ, ये नाम तो तीनों अलग अलग हैं, बट इफेक्टिवली हमें याद रखना है कि ये तीनों एक ही चीज है। लुस्पाटासेप्ट जो उसका जेनरिक नाम है, उसका जो इनेट उसका जो नाम होता है। रेब्लोजिल के नाम से वो पूरी दुनिया में लॉन्च हुई थी, यूएसए में रेब्लोजिल के नाम से उसको अप्रूवल मिला था ड्रग को, बट इंडिया में वो रोजुस्डा के नाम से लॉन्च हुई है, बिकॉज जैसे डॉक्टर अमिता ने बताया कि इट इज एट अ स्पेशल प्राइस इन इंडिया, डिस्पाइट कि अभी इंडिया में स्पेशल प्राइस पे भी ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल प्राइसिंग इट इज नेम्ड एज रोजुस्डा, and all three, luspatercept, Reblozyl and Rojusta, are the same things. So it is the same drug available in 2 vials of 25 and 75 milligrams. So they are the same. Right. So मतलब कि ये कंपनी चाहती है कि जो दवाई इंडिया में मिल रही है कि वो वापस यूरोप या यूएसए में स्मगलिंग ना हो जाए, इसलिए उसका वो नाम चेंज करके उसको यहाँ पर बेचते हैं। सो डॉक्टर श्रुति कक्कड़ से हम पूछेंगे कि क्या ये दवाई क्या कोई मैजिकल चीज है जिससे खून चढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, या इससे खून की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है? तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि क्या ये ट्रांसफ्यूजन को बंद कर देगी या उसको कम करेगी? थैंक यू सर। सो अभी डॉक्टर अमिता महाजन ने आपसे बिलीव स्टडी के सारे रिजल्ट्स डिस्कस किए एंड उन्होंने ये बात बताई कि सिर्फ 11% पेशेंट्स ऐसे थे जिनको 8 हफ्ते तक लगातार ब्लड नहीं लगा, राइट। सो ज्यादातर पेशेंट्स में रिडक्शन हुआ है, कमी आई है ब्लड चढ़ने में, बट सिर्फ तकरीबन 10%, 11% बच्चों पेशेंट्स में ऐसा हुआ है कि उनको लगातार 8 हफ्ते ब्लड नहीं चढ़ा है। सो ये मैजिक ड्रग नहीं है, बट यस आपको बेनिफिट कर सकती है, ब्लड चढ़ने में कमी आ सकती है। राइट, थैंक यू श्रुति। सो ये जो बिलीव ट्रायल के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बस मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो ये सबसे जो ट्रायल थी ये क्या थी। तो ये जो ट्रायल 15 कंट्रीज में हुई, 65 साइट्स में, इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को दवाई दी और इतनों को नहीं दी। तो इनकी जो एज थी अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स थी, 18 से लेकर 66 ईयर्स तक, और 15 महीने तक ये दवाई दी। और ये टोटली जो ट्रायल है ये कंपनी फंडेड ट्रायल्स हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये मतलब कंपनी ने ट्रायल्स करी हैं। और मतलब कि 1/3 हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अबाउट 71% पेशेंट्स में, यानी कि खून की रिक्वायरमेंट 1/3 हो गई 71% में, और ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट आधी हो गई 40% में। तो मतलब कि अगर आपको 10 यूनिट ब्लड चढ़ता है तो 5 यूनिट हो जाएगा 40% पेशेंट्स में। और जैसे डॉक्टर श्रुति ने बताया, सिर्फ 10 के पीछे एक ही पेशेंट में खून चढ़ना बंद होगा। सो डॉक्टर तुलिका से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कॉस्ट कितनी है और अप्रोक्सीमेट प्राइस पर मंथ कितना है, अंदाजे से अगर हम 40 kg एडल्ट को लें तो। सो द 25 मिलीग्राम का जो वायल है, इट इज अबाउट 29,000 रुपीज। तो लगभग अगर 50 kg का इंडिविजुअल है तो 1 मिलीग्राम पर kg हर 3 हफ्ते लगना है। सो इट वुड बी अबाउट
58,000 रुपीज। तो ये तो अभी प्राइस है। जो कंपनी वालों ने बताया है, ऑब्वियसली हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद वो प्राइस कम करें या कुछ स्कीम्स दें। The other thing that we need to realize is कि अगर पेशेंट्स को फायदा होता है तो फिर आप डोज कम कर सकते हैं। अगर उनका हीमोग्लोबिन 11.5 से ज्यादा हो जाता है या 2 ग्राम से बढ़ जाता है तो डोज कम किया जा सकता है। सो अभी तो महंगा है। अडल्ट्स के लिए अप्रूव्ड है जो ट्रांसप्लांट इनएलिजिबल हैं। सो लगभग आपका 59,000 पर मंथ का कॉस्ट आएगा। राइट, थैंक यू डॉक्टर तुलिका। सो जस्ट टू मतलब जैसे सब कुछ मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये 40 to 50 kg एडल्ट के लिए अगर हम देखें तो हर महीने की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज पड़ेगी अभी। तो अभी तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये एग्जैक्टली मतलब ये एग्जैक्ट अमाउंट है वाइल्स की अभी, मतलब कि साथ में टैक्स भी लगता है। तो हर महीने का अगर हम कैलकुलेट करें तो जैसे 40 to 50 kg में 1 mg पर kg एवरी 3 वीक्स, यानी कि 3 महीनों में 8 टीके लगेंगे। 3 महीनों में 8 टीके लगेंगे तो हर महीने का कॉस्ट करीब 80,000 हो जाएगा। तो अभी तो कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो और जो जैसे बताया कि ये 2 अलग अलग नाम क्यों हैं, जो रेब्लोजिल है वो यूएसए में जो 25 mg है उसका 11 टाइम्स हायर प्राइस है, 11 टाइम्स हायर एज कम्पेयर टू इंडिया। और जो 75 mg की वाइल है उसका 8 गुना ज्यादा प्राइस है एज कम्पेयर टू इंडिया। सो जैसे ये कहते हैं कि इंडिया में हम सस्ता बेच रहे हैं, बट एनीवे हमारे लिए वो भी बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर राजीव बंसल हमें बताइए कि इसके लिए अब पेशेंट्स हमारे पैसे कहाँ से ढूंढें? कोई गवर्नमेंट एनजीओ कोई हेल्प कर सकता है क्या? अभी तक तो जितना मुझे पता था, अभी तक तो बिल्कुल नई दवाई नहीं दे रहा हूँ, पर मैं थैंक्स टू अमिता, तो उन्होंने बताया कि कुछ आइडियाज है कि ये लोग दे सकते हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग हो सकती है, सीजीएचएस, आरजीएचएस। अभी राजस्थान में तो हमारे आरजीएचएस स्कीम में भी मुझे पता लगा, तो मुझे तो नहीं मालूम था कि आरजीएचएस में वो खरीदी गई है, पर कुछ क्योंकि मैं जिस अस्पताल में काम करता हूँ वहाँ आरजीएचएस स्कीम है, तो हम पता लगाएंगे कि वो हमारे उसमें आया नहीं आया। बाकी सीजीएचएस है या ईसीएचएस है या पीएसयूज हैं या आर्मी के अंदर बहुत आसानी से शायद आने वाले समय मिल जाए ईएसआई, कुछ कॉर्पोरेट, जैसे कि अमिता जी ने बताया। तो मेरी नॉलेज में अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कि कौन फंड कर रहा होगा। फिर धीरे धीरे हमको एनजीओ या देखते हैं कुछ ग्रुप्स जो कि पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म है। और जब कॉस्ट 8 to 10 लाख पर ईयर आने की संभावना है, तो लोग कहेंगे कि हम ट्रांसप्लांट के लिए क्यों नहीं पैसा देते, तुम्हारे को इसके लिए क्यों पैसा देता। एक ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा। अभी मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, कुछ मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से अभी फंडिंग आ रही है। राइट डॉक्टर राजीव। तो मैं मैडम शोभा तोली से पूछूंगा कि वो इसके बारे में कुछ बता सकती हैं क्या, कि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है कि क्योंकि दवाई बहुत ज्यादा महंगी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद नहीं होते हैं, सिर्फ कम होते हैं, जो कि अच्छी बात है बट मैजिक नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? होपफुली टाइम से पैसा कम होगा, खर्चा कम होगा, बट अभी तो बहुत महंगा है। तो कैसे कैसे करें इसके बारे में? मैं यहाँ पे, क्योंकि आपने सवाल किया तो मैंने कुछ लिख के नोट्स रखे हुए थे सुनने के बाद। तो मैं 2 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो प्राइस के ऊपर है, नेचुरली ये महंगी है, तो हमारे देश के अंदर जो हमारी इनकम ब्रैकेट है जो है उसके अंदर ये बहुत मुश्किल है इसको अफोर्ड करना। पर इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि लाइफ में हर एक इंसान जो है, मैं किसी ड्रग के फेवर या किसी के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलती, क्योंकि ये नई ड्रग है तो हमें किसी तरह से पेशेंट्स को भी हमने, क्योंकि उनके लिए अगर जिसको सूट कर जाती है तो उनको एक लाइफस्टाइल चेंज होने का हमें वो रहता है कि उनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो मैं कहूंगी कि लाइफ के अंदर हर एक लोग इंसान अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट देखता है। तो एक ये मैं सोचूंगी कि थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आया है, जिनको ये दवाई सूट कर जाए और जो इस दवाई को अफोर्ड कर पाए। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि प्राइस इसकी बहुत ज्यादा है अभी, और हमारी पूरी कोशिश होगी। इस वेबिनार के पहले भी मैंने कंपनी वालों से 2-3 दिन से लगी हुई थी कि क्या इसके प्राइस नीचे आने का कोई चांस है। उन्होंने बोला कि मैडम अभी कोई चांस नहीं है, बट आई एम श्योर जैसे टाइम पास होगा और हमारे कुछ पेशेंट्स इसमें आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्राइस को नीचे लाया जाए। मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहती हूँ कि अभी जो मुझे अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, बॉम्बे में डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ 2-3 पेशेंट्स थे जिनको दवाई का बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए उन्होंने। दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 पेशेंट्स हैं जो इस दवाई को खरीद चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और इंडिया के अंदर जो है वो 30 के करीब हैं जो इस दवाई के लेने के उसको बाय कर चुके हुए हैं। तो पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि कुछ अगर पेशेंट्स जो है, जहाँ पे बात की गई कि दवाई लेने के लिए घर पे लिया जाए या नहीं, तो
तो जो जर्नल्स और जो पेपर्स निकले हैं उसमें सब जगह ये लिखा गया है कि इसको एडमिनिस्टर जो है प्रोफेशनल हेल्थ केयर के थ्रू ही करना चाहिए। सो आई थिंक कि जैसे जैसे समय बीतेगा और जैसे जैसे हमें भी पेशेंट्स को भी इस पे विश्वास होगा, पूरी कोशिश होगी एनजीओस की ऑल ओवर द कंट्री की किसी तरह से इसके प्राइस को नीचे लाया जाए और रास्ते खोजे जाएं जिससे कि इसकी मदद मिल सके ताकि हमारे पेशेंट्स की रीच हो सके इस दवाई तक। राइट, ओके, थैंक यू मैम। सो अब मैं डॉक्टर रितिका से पूछूंगा कि अब दवाइयां जैसे कि जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया है, यानी कि जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ रहा है, तो एक तो थैलिडोमाइड भी कोई बहुत ज्यादा पुरानी दवाई नहीं है थैलेसीमिया में, वो भी कुछ सालों से चल रही है, पहले पुणे में आई, फिर और लोगों ने भी टेस्ट किया और कई पेशेंट्स में बहुत अच्छा सूट कर रही है। अब उसके ऊपर से ये लुस्पट्रासेप्ट आ गई, तो अब हम कैसे डिसाइड करें, डॉक्टर्स भी कैसे डिसाइड करें कि थैलिडोमाइड दें या लुस्पट्रासेप्ट दें? थैलिडोमाइड तो बहुत सस्ती है, महीने में सिर्फ 1000-2000, लुस्पट्रासेप्ट महीने में करीब 80,000। तो डॉक्टर रितिका प्लीज बताइए कि पेशेंट्स या डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करें? सो आई थिंक कोई भी ड्रग हमें यूज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो रूल फॉलो करना होता है कि डू नो हार्म। सो हर एक ड्रग का हमें रिस्क बेनिफिट रेशो जो है वो वे करके देखना है। सो थैलिडोमाइड हम सबको पता है कि वो एक ड्रग थी जो बहुत पुरानी है एंड लेट 90s में, लेकिन वो बैन हो गई थी बिकॉज ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट्स जो उसके थे ऑन द फीटस। तो उसकी वजह से बिल्कुल वो हो गई थी, पर लेकिन कुछ सालों के बाद वो देखा गया कि वो ये खून बढ़ाने में, कैंसर पेशेंट्स में, इन सब लोगों में वो हेल्प करती है। तो वो दोबारा से जो है उसके ऊपर फोकस आ गया इस वक्त नए तरीके से। तो जब ये नया फोकस आया तो थैलेसीमिया में भी इसकी कुछ स्टडीज हुई और काफी सारे वो देखेंगे आप कि बहुत सारी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं जो लोगों ने करे। बट एट द सेम टाइम कोई भी ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म फॉलो अप वाला कोई हमारे पास डेटा नहीं है। इन आरसीटीज में कुछ हद तक वो पाया गया दैट इफेक्टिव है थैलेडोमाइड, बट एट द सेम टाइम कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे बहुत सिवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देता है, डेफिनेटली इट इज टॉक्सिक टू द फीटस, ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। एंड उसके अलावा भी इसके कुछ और दिक्कतें रहेंगी। सॉरी डॉक्टर रितिका, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आज आपके पास कोई 18-19 साल का थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट आता है जिसको रेगुलर ब्लड चढ़ रहा है, तो ज्यादातर चांसेस तो ये होंगे कि इतना पैसा नहीं होगा कि लुस्पट्रासेप्ट दी जाए, तो क्या आप उसमें थैलिडोमाइड की दवाई देंगे या नहीं देंगे, या ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे? पेशेंट फैक्टर्स देखते हुए कि अगर उनमें वो बेसलाइन फैक्टर्स जिसकी वजह से वो थैलिडोमाइड दिक्कत नहीं करेगी और प्रॉब्लम्स नहीं कॉज करेगी, मे बी उन पेशेंट में हम ट्राई करके देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय DCGI एज फॉर यूज इन थैलेसीमिया। तो क्या मतलब बिना ट्रायल के आप दवाई दे सकते हो? बिना ट्रायल के आई डोंट थिंक द ड्रग शुड बी यूज्ड। बिना ट्रायल यानी कि मतलब कि दोनों दवाइयां ही कोई बहुत मतलब सोच समझ के देने वाली हैं और साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करके देने वाली हैं। हम बिल्कुल एकदम से ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है, मेन तो ब्लड चढ़ाना ही है, बट साथ में ट्राई किया जा सकता है कि काम करेंगी या नहीं करेंगी और साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे। दीपक, व्हाट इज द क्लियर मैसेज वी वांट टू सेंड? बिकॉज हमारे को बिल्कुल क्लियर मैसेज पेरेंट्स, क्योंकि अभी बैठे सामने इतने सारे, हमको थैलेडोमाइड देनी है या नहीं देनी है? बिकॉज अभी सिर्फ अगर ट्रायल में पेशेंट एनरोल्ड है सर, तभी हम देंगे, अदरवाइज रैंडमली मतलब बाहर जाके प्रिस्क्रिप्शन कोई लिख के दे दे तो नहीं यूज करनी है। तो सर मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा से पूछूंगा, उन्होंने बच्चों में इसके ऊपर ट्रायल किया है, तो मैं उनसे, क्योंकि उनको सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आइडिया है, तो अगर कोई भी पेशेंट है तो क्या हम बिना ट्रायल के थैलिडोमाइड की दवाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते? डॉक्टर जगदीश चंद्रा। थैंक यू डॉक्टर दीपक। एक्चुअली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हमारे पास DCGI की अप्रूवल नहीं है तो हमें वो दवाई यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूं, यहाँ जो इंडिया से अब तक 6-8 स्टडीज जो पब्लिश है उनमें से सिर्फ एक ने DCGI अप्रूवल लिया है, बाकी सब ने बिना DCGI अप्रूवल के यूज की हैं। थैलेसीमिया में राइट लेफ्ट बहुत यूज हो रहा है, सो वन हैज टू रिमेंबर दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट बाकी लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी करें। मैंने अभी तक किसी को आउटसाइड द स्टडी वो नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट का सवाल है, दोनों ड्रग्स को अगर हम कंपेयर करें
तो जो ग्रेड 3 और मोर एडवर्स इफेक्ट हैं वो अगर लुस्पाटरसेप्ट के साथ अगर 3-4% में है तो थैलिडोमाइड के साथ करीब 6-7% में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम एफिकेसी देखें तो लुस्पाटरसेप्ट कहीं स्टैंड नहीं करता कंपेयर टू थैलिडोमाइड। जो छोटा सा डेटा हमारा कलावती हॉस्पिटल का है उसमें 50% रिडक्शन, एक बार बीच में ये डिस्कशन पे पॉइंट आया कि ये 33% रह गई, ये 33% रिक्वायरमेंट कम हुई है, इट रिमेन्ड 66%। और अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स में देखें तो 3 महीने के अंदर सिर्फ 2 यूनिट कम हुई हैं। उन्होंने यूनिट्स के लेवल पर वो किया है, हमने ml पर केजी के हिसाब से उसको काउंट करके कैलकुलेट करके देखा था, एंड मोर देन 50% रिडक्शन वाज सीन इन 50%। तो टोटल 75% में असर था और बाकी 30-35% में 25 से 50% के बीच रिडक्शन था। तो एक तरफ एफिकेसी है जो बहुत अच्छी है, एडवर्स इफेक्ट एटलीस्ट डबल कंपेयर टू लुस्पाटरसेप्ट, एंड थर्ड द कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 times less. So choice is yours. राइट सर। सो मतलब कि थैलिडोमाइड देने से पहले सोचना चाहिए और सस्ती है और हो सकता है कि लुस्पाटरसेप्ट से उसका इफेक्ट बेटर हो। ये जो अमेरिका और यूरोप में ये लोग थैलिडोमाइड यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि पहले ढंग से ट्रायल्स हों। I think it's a very good point which has come up in this discussion. Actually जो ड्रग अप्रूवल DCGI के लिए DCI से जब हम अप्रूवल मांगते हैं तो कोई ड्रग कंपनी मांगती है। दूसरा एक तरीका है कि मैंने जो अप्रूवल ली स्टडीज के लिए, 2 स्टडीज के लिए मैंने अप्रूवल ली है और वो स्टडी और स्टडी ड्यूरेशन के लिए ही दी गई है। तो दूसरा एक तरीका है कि जब प्रोफेशनल बॉडीज लाइक हमारी हेमेटोलॉजी की जो बॉडीज हैं, चाहे वो हम IAP कहें, चाहे हम एडल्ट साइड से मिलकर के ये फोरम बनाएं और हम अगर रिक्वेस्ट करें तो ये अप्रूवल मिल सकती है, एंड देन या फिर हम और लॉन्ग टर्म स्टडीज करें। जैसे अभी एक स्टडी चल रही है जो करीब 1.5 साल का इन्फॉर्मेशन हमें देगी, और वो तो हमारे पास अभी लुस्पाटरसेप्ट की भी नहीं है 1.5-2 साल से ज्यादा। राइट सर। डॉक्टर तो अमिता आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज ब्रीफली? अगर ये हमें लगता है क्योंकि हमारे बहुत सीनियर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, वो लोग थैलिडोमाइड ही नहीं उसके और जो लेनेलिडोमाइड और दूसरे वाले कंपाउंड्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिना बिना DCGI अप्रूवल के। तो हम क्यों कोशिश ना करें कि हमें DCGI अप्रूवल मिल जाए इसके यूज के लिए, एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज, अगेन नॉट राइट लेफ्ट। किसी को भी ये नहीं कि थैलेसीमिया डायग्नोज हुआ 2 साल पे एंड यू राइट थैलिडोमाइड हाफ टैबलेट OD लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो अगर जैसे हम लुस्पाकेरी कह रहे हैं कि अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर हो, उसी तरह से इसके लिए भी हमें अगर DCGI से अप्रूवल मिल जाए, आई थिंक प्रोफेशनल बॉडीज शुड टेक अप दिस मैटर। डॉक्टर अमिता ब्रीफली प्लीज। डॉक्टर बंसल, बस मैं क्विकली यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने कंफ्यूजन बताया ये बहुत खुशी का कंफ्यूजन है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप कि ये कंफ्यूजन और बढ़े और ऑप्शंस आए एंड वी विल हैव डिफरेंट ड्रग्स दैट विल वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। अगर एक को एक टॉलरेट नहीं होती या रिस्पॉन्स नहीं आती तो ये बहुत थैलेसीमिया के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आगे आने वाले टाइम में ऐसी कंफ्यूजन और बढ़े, लेकिन व्हाट इट डज इज ऑफर्स अ बुके ऑफ ऑप्शंस जैसे हमें और बीमारियों के लिए हैं जो आज तक नहीं थे। बस इतना ही मेरा कहना मैं चाहती थी। मैं बिकॉज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और ये सेमिनार तो वैसे लुस्पाटरसेप्ट पे है, बट हमारी बात थैलिडोमाइड पे होने लग गई है। मैं डॉक्टर तुलिका सेठ से भी पूछना चाहूंगा कि उनका क्या विचार है कि वो क्या अपने पेशेंट्स में थैलिडोमाइड यूज करती हैं क्या? बिकॉज हमने कभी यूज नहीं किया अपने पेशेंट्स में, बट हम इसको अब इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि और लोग इतने यूज कर रहे हैं और कई पेशेंट्स में बेनिफिट भी हो रहा है। तो डॉक्टर तुलिका आपका क्या इसमें आइडिया है? We also are conducting a study and जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बोला है कि उन्होंने भी स्टडी किया, तो इनफैक्ट डॉक्टर जगदीश चंद्र से ही हम लोगों ने भी आइडिया लिया था। So currently we have a trial ongoing and we are seeing some responses, though I would not say that we're seeing such good responses as Sir has seen, but maybe if we continue the study for a longer time. So I think it's really important to make sure we collect the data and we look at safety, because earlier actually we were very hesitant because कुछ patients को thalidomide दूसरे hospital से मिला था और फिर वो हमारे पास आए थे with severe jaundice, with renal failure, तो उस समय हम लोग थोड़ा सा डर गए थे। So supervision में देना है, जो भी डॉक्टर्स दे रहे हैं उनको पेशेंट्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए।
राइट, थैंक डॉक्टर खन्ना, आपका क्या एक्सपीरियंस है थैलिडोमाइड के साथ? डॉक्टर खन्ना प्लीज, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। यस, इस थैलिडोमाइड मैंने बिल्कुल नहीं ज्यादा यूज की है, 2 पेशेंट्स में यूज की, वो भी डेस्परेट सिचुएशन में। बड़े बच्चे थे 25-23 साल के, बोन मैरो कर नहीं सकते थे, सीवियर एलो सेंसिटाइजेशन हो गई उसको, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ब्लड इन दोस केसेस। ब्लड ही नहीं मिलता था, उसका क्रॉस मैच ही नहीं होता था। तो उस सिचुएशन में हमने उनको थैलिडोमाइड दी, बट इट डज वर्क, ये तो है। But what about the side effects? We are not sure. And since it is not approved, I think we should not use this drug routinely. सर चक्कर There ये है are कि papers to say that in राइट सर, आई एग्री विद यू, desperate बट situation we can. मतलब अगर ट्रायल्स फिर हमें ही करने पड़ेंगे तभी अप्रूवल मिलेगा, और तो कोई ट्रायल्स वो करेगा नहीं। अप्रूव, जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्रा कर रहे हैं ट्रायल विद प्रॉपर अप्रूवल एंड ऑल दोस मींस मॉनिटरिंग एंड ऑल दैट, ये ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आई एम श्योर ड्रग कंट्रोलर विल गिव अप्रूवल। डॉक्टर जगदीश प्लीज, आप कहना चाहते हैं? Yeah, actually, I just wanted to say that what Dr. Khanna said, desperate situation. At least if we ask the DCGI, कुछ हमें limited situations में तो जैसे कोई desperate situation आ जाती है वहां तो use करने की approval हो. Why we should carry this guilt that we are using a drug which is not DCGI approved? Number 2, with Dr. Tulika said that their response is not all that great जितना मैंने बताया. That might be related to the age, because जो अब हमारी adult पे स्टडी चल रही है उसमें शायद 55% के आसपास रिस्पॉन्स रेट है, जो हमारा वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 12 से 18 में था, दैट वाज अराउंड मॉडरेट एंड गुड रिस्पॉन्स मिला के अगर वो था करीब 75-80%. राइट, सो दैट कुड बी रिलेटेड टू द एज. या थैंक यू. ठीक है सर, राइट। तुलिया मैडम, आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो अभी ट्रायल्स जो 1.5 साल के लिए हो रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी के सुपरविजन में एंड ऑल दैट, आई थिंक कि टाइम है कि उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स इज अवर प्राइम कंसर्न। तो अगर 1.5 साल ये खत्म होते हैं तो उसके बनाए जाए, पूरे पेपर्स बने, और उसके बाद उसको फर्दर लॉन्गर ट्रायल्स के लिए अगर हम अप्लाई करें। और मीनवाइल जो है, क्योंकि आज तो हम क्योंकि लुस्पार्टासेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे, पर अब ये एक दूसरा बीच में आ गया है कंसर्न थैलिडोमाइड का, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर डिस्कसिंग बोथ द ड्रग्स। तो मेरा सिर्फ पर्सनल ये है कि सेफ्टी को देखते हुए जब तक ये ड्रग अप्रूव ना हो जाए बिल्कुल तरीके से, तब तक पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से, जैसे कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए जैसे डॉक्टर खन्ना ने बताया, तो उसके अंदर यूज की जाए। पर सर्टनली we are with all the doctors and all that for this drug because of the patients. So जहाँ पे भी NGOs की जरूरत हो सपोर्ट लेने की, और जहाँ पे भी हमने परमिशंस लेनी है, उसके लिए वी आर ऑलवेज देयर। राइट, डॉक्टर राजीव, आप कहना चाहते हैं कुछ? One small note, we are into a medical legal world, very difficult medical legal. We need to remember. राइट, श्रुति, आई विल गेट बैक टू यू, आपके ऊपर बाद में ये क्वेश्चन आई थिंक आएगा, तो आई विल गेट बैक टू यू, वी नीड टू मूव अहेड। सो क्या ये श्रुति विल कंटिन्यू विद यू? सो इज इट अप्रूव्ड इन चिल्ड्रन? ये हमें पहले पता चल गया है, बट फिर भी अगर आप एक बार फिर बता सकें कि क्या कोई ट्रायल चल रही है और बच्चों में हम कब इसको यूज कर पाएंगे? राइट, थैंक यू सर। सो जैसे कि अमिता मैम ने बोला कि राइट नाउ जो ड्रग है वो अप्रूव्ड है एडल्ट्स के लिए, यानी कि 18 साल से ऊपर के थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। तो इसीलिए अभी हम 18 साल से छोटे बच्चों में ये ड्रग अभी यूज नहीं कर सकते, ये कंपनी से हमें मिलेगी भी नहीं। जहां तक पीडियाट्रिक ट्रायल्स की बात है, एक फेज 2 ट्रायल जिसमें हम सेफ्टी और एफिकेसी देखते हैं, वो भी चल रहा है। 2019 में उसका रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था। ये ट्रायल 2 फेजेस में करने का प्लान था। पहला फेज जिसमें 12 से 18 साल के पेशेंट्स में पहले ये दवाई ट्राई की जाएगी, सेफ्टी देखी जाएगी, और दूसरा फेज जिसमें हम फिर 6 से 12 साल के बच्चों में आएंगे, और इसमें डिफरेंट पेशेंट्स, फिर और ज्यादा पेशेंट्स एनरोल करने का प्लान है। द रिक्रूटमेंट विल कंटिन्यू, चलता रहेगा रिक्रूटमेंट तक, अभी भी चल रहा है, एंड प्लान है 2026 के एंड तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने का। एक बार रिक्रूटमेंट कंप्लीट, मतलब करीब अभी 2-3 साल कम से कम लगेंगे बच्चों में। yes, अभी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा 2026 में, सो 1-2 साल, एटलीस्ट 24 वीक्स तो असर आने में लगते हैं। So we will have to wait till probably 2027 and 2028. मतलब कि अभी 3-4 साल तक हम ये दवाई बच्चों में नहीं यूज कर सकते। राइट, ओके। और ये आई थिंक ये चैट बॉक्स में भी डॉक्टर विक्रमजीत ने पूछा था कि इतनी ज्यादा महंगी है, 1 साल का खर्चा 10 लाख रुपए का आता है, और 2 साल का यानी कि 20 लाख हो गया, तो 20 लाख में तो एक अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट ही हो सकता है।
तो ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करें, मतलब इस दवाई के So, बारे में क्यों सोचें? तो sir, डॉक्टर अगर तुलिका, बच्चा छोटा है, I mean, if it's for ma'am, go ahead. If it's a pediatric case, we have a matched sibling donor. I think go ahead with the transplant. right. But यहाँ पे हम बात कर रहे हैं adult patients की. I'm sorry, Tulika ma'am, I It's all thought right. So, it's Dr. for Tulika? me, right? Go ahead. So adult patients usually आप सब जानते हैं transplant के complications ज़्यादा हैं and long term effects भी हो सकते हैं, risk ज़्यादा है, तो इसीलिए जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं पॉसिबल हो पाया अब तक, पेशेंट अभी ऑलरेडी 18 साल से ऊपर है, वहां पे आई थिंक वी आर नॉट लुकिंग एट ट्रांसप्लांट एज एन ऑप्शन। यहाँ पे हम ऐसी दवाई चाहते हैं जिससे हमारा ब्लड चढ़ना कम हो जाए और जैसे मैम तुली ने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। राइट, मैम इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। सो मतलब बीएमटी तो ओवरऑल सबसे बेस्ट इलाज है, बट अगर नहीं हो सकता क्योंकि डोनर नहीं है या एज बहुत ज्यादा हो गई है और रिस्क ज्यादा है, तब ये दवाई के बारे में सोचा जा सकता है। डॉक्टर तुलिका, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? So I just want to add that we have patients who are in their 40s, late 40s. So these are patients obviously who even would not be eligible for any kind of transplant. So those are the patients that I think I would definitely target this drug for a better quality of life. And there's no question asked. Any pediatric patient, transplant is the way to go. Right. So मतलब एक ऑप्शन है जो जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो ये डॉक्टर राजीव के लिए है कि क्या ये एंटी-डीटी के पेशेंट्स में यूज किया जा सकता है? अभी तो हम टीडीटी बात कर रहे थे और इसमें इसके ऊपर कोई ट्रायल हुआ है और इसके अगर आप मोटा-मोटा उसके रिजल्ट्स बता सकें। तो एनडीटीटी के पेशेंट्स के लिए यूजफुल है ये दवाई, और एक ट्रायल हुई है जिसका नाम है बियॉन्ड ट्रायल, और उसके अंदर करीब 145 बच्चों मतलब एडल्ट्स को लिया गया और उसके अंदर लुस्पार्टासेप 96 लोगों को दिया गया और उन्होंने ये पाया कि करीब 74-77% लोगों को उसका बेनिफिट हुआ, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उनका 1 ग्राम या उससे बियॉन्ड गया। तो हाँ, डेफिनेटली यूजफुल है और ये एनडीटीटी पेशेंट्स के लिए तो स्पेशली काफी यूजफुल हो सकता है। राइट, सो जस्ट समराइज करने के लिए कि एंटी-डीटी में 77% पेशेंट्स में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम से कम बढ़ा, 77% पेशेंट्स में कम से कम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ा। तो एंटी-डीटी के बच्चों पेशेंट्स में भी ये यूज हो सकता है और एचबीई बीटा थाइल में भी उसमें उन्होंने उसको इंक्लूड किया था। और ये आप डॉक्टर रितिका से पूछेंगे कि आपको मतलब कि कंपनी से कुछ आइडिया है कि अभी तक कितने पेशेंट्स को ये दवाई मिल रही है, जस्ट वैसे ही जनरल आइडिया के लिए? अप्रोक्सीमेटली आई ऑल्सो, मैंने भी कंपनी से ही चेक किया तो अराउंड दे सेड कि 40 से 45 लोगों को ये दवाई ऑल ओवर इंडिया उन लोगों को मिल रही है ये दवाई। चलो, ये तो वैसे ही क्यूरियोसिटी का सवाल था कि थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है। उन्होंने मेरे को 25 पेशेंट्स बताया, तो आपको चलो जो भी है, ज्यादातर पेशेंट्स ये सेल्फ फंडेड ही हैं या फिर 1-2 थोड़े बहुत जो पेशेंट्स हैं जिनको ईएसआई से मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे जो बताया कि ये सारे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, इसमें एमडीएस नहीं है। हो सकता है जो आपने 40-50 बताया हो सकता है वो एमडीएस के भी हो। टोटल नंबर बताया। राइट, तो अब हम डॉक्टर श्रुति के ऊपर के पास जाएंगे। तो जो हम पहले ये डिस्कस कर रहे थे टीडीटी में कि थैलिडोमाइड यूज करें या लुस्पार्टासेप्ट यूज करें, तो अगर हम एंटीडीटी की बात करें जिसमें ब्लड नहीं चढ़ता, उसमें हम हाइड्रिया तो पहले यूज कर रहे हैं और काफी लोग थैलिडोमाइड भी यूज करते हैं। अब लुस्पार्टासेप्ट भी आ गई, तो अब आपको तीनों में से कुछ चूज करना है, तो आप कौन से चूज करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट हाइड्रोक्सीयूरिया पे है, अच्छा चल रहा है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कंटिन्यू विद हाइड्रोक्सीयूरिया। इट्स अ चीप ड्रग, अवेलेबल है, सालों का एक्सपीरियंस है। सो डू नॉट, मतलब मेरा थैलेसीमिया मेजर और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया एज ऑफ टुडे टेक यही है कि जो बच्चे अगर अच्छे से, जो बच्चे या जो एडल्ट्स अच्छे से कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू द सेम। अगर आप लुस्पार्टासेप्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आज की डेट में मे बी विद एविडेंस शायद ये चेंज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, थैलिडोमाइड। सो एनटीडीटी में अगर हाइड्रोक्सीयूरिया पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एलोइमेनाइजेशन डेवलप हो रहा है, देन यस, कॉस्ट को नजर में रखते हुए द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी थैलिडोमाइड इन हमारे इंडियन सेटअप में। लुस्पार्टासेप्ट में बियॉन्ड ट्रायल में जैसे डॉक्टर बंसल ने बताया कि बेनिफिट है, बट अगेन अप्रूवल इज एन इशू। Is the drug approved for NTDT? Right now, when I check the FDA website, it is approved for transfusion-dependent thalassemia as of today. So that's where we are right now. Right. Dr. Amita, आप कुछ कहना चाहते हैं? Muted. या जस्ट इतना ही कि FDA से कंपनी ने NTDT के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर ली है, बिकॉज
ये नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट के लिए FDA के सवाल और भी कठिन थे उन आंसर करने के लिए, क्योंकि उनके नजरिए से इन बच्चों को लाइफ बिना ट्रांसफ्यूजन्स के चल रही है, सो साइड इफेक्ट्स की मतलब एक्सेप्टेबिलिटी और लो थी। तो एज ऑफ नाउ BMS जो कंपनीज को मार्केट करती है, उन्होंने FDA से अपनी एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर ली है। यूरोपियन मेडिकल में उन्होंने अभी सबमिट की हुई है लेकिन नहीं मिली है, और उनका अभी इमीडिएटली NTDT के लिए दोबारा FDA में डालने की प्लानिंग नहीं है। दे आर एक्सप्लोरिंग अदर कंडीशन सच एज सिकल एंड अदर इंडिकेशन। बस मैं इतना बस ऐड करना। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मतलब कि कंपनी लुस्पाटरसेप्ट को NTDT में प्रमोट कर ही नहीं रही। नहीं कर रही, दे हैव विथड्रॉन देयर एप्लीकेशन बिकॉज दे वर मतलब NTDT is considered, कि उनके लिए साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट के लिए जो भी साइड इफेक्ट्स पाए गए, वो FDA को लगा कि बिकॉज इट इज ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंस इज अ मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू, तो उसके हिसाब से वो एक्सेप्टेबल लगे। लेकिन जब इसके लिए उन्होंने और डेटा मांगा और क्वेश्चंस मांगे, तो कंपनी को ऐसा फील हुआ कि दे मे नॉट बी एबल टू आंसर सूटेबली, सो दे आर currently not pursuing licensing in FDA for NTDT। हम ऑफ लेबल अगर देते हैं किसी को, जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शन हम थैलिडोमाइड दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर है, लेकिन आज की डेट में लाइसेंस नहीं है, तो आई थिंक इवन कंपनी से भी हमें शायद नहीं मिलेगी। बट यूरोपियन अप्रूवल है, तो उसके बाद they do again it will be left to us। I just wanted to add that। So I think इसका probably हम ये क्वेश्चन, हाँ सर, मतलब मुझे ये लगता है कि हम ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि कई हमारे जो NTDT के पेशेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली NTDT के नहीं होते, वो TDT के होते हैं। हमें उनको कॉम्प्रोमाइज्ड केयर कर रहे होते हैं, मतलब उनकी हीमोग्लोबिन 7-8 रहते हैं और आइडियली उनको रेगुलर ब्लड चढ़ना चाहिए, बट क्योंकि रेगुलर ब्लड चढ़ाना मुश्किल होता है, रेगुलर आयरन कम करने की दवाई देना में खर्चा आता है, तो इसलिए हम उनको NTDT बना देते हैं। तो Dr. Bansal, just to add, जो licensing है, that is that you should have received 2 units in the preceding 8 weeks। तो वो तो फिर हम मतलब that is for the clinician to decide। Dr. Khanna, please। I just wanted to make a comment। Yes, it is not approved by FDA because of that benefit risk ratio was there, and company has withdrawn the application because probably there were more side effects in NTDT cases or something like that. But last month, European Commission has approved this drug. In March 2023, European Commission has approved this drug for NTDT. This has come on net also, and the latest, if you read Thalassemia International Federation's 3rd edition of management of NTDT, it's written there. उसमें भी लिखा हुआ है बड़ा clearly, I can read it. However, luspatercept received European Commission approval in March 2023 as a treatment for adult patients with anemia associated with NTDT. Right, sir. बड़ा right, clearly लिखा। Okay, sir. Shruti, you want to add? Yes, sir. So the Beyond trial had proven that the HB improves. ये उन्होंने prove किया कि 70 to 80% patients का at the end of the study hemoglobin 10 के ऊपर चला गया। पुराने रीजनिंग से, पुराने स्टडी से हम ये जानते हैं कि अगर HB 10 के ऊपर चला गया एक नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैल में, तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। बट राइट नाउ वो लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है टू से कि हाँ कॉम्प्लिकेशंस कम हुए। So that's where probably ये रीजन है कि probably अभी FDA क्लियरेंस नहीं है, और आगे चल के once ये बात अगर शो हो सके कि right okay, Dr. Tulika, I just wanted to say that when Kelfer came out, it never got US FDA approval for many years. It actually only got US FDA approval a few years ago, but it was approved in India and it was approved in Europe. So let's wait and see, because see, USA is a different country altogether. They have many other options. They have many other things to do. So I think let's just watch this space. If they get European approval, and if we feel that it can be used safely, I think this can be an option for our patients. Right. So मतलब कि हमें under supervision, under trial दे सकते हैं. So Dr. Tulika के लिए कि can this drug be used for HBE beta thal?
So if the patient currently in the current scenario, if the HBe beta thal is transfusion dependent, yes, we can use it. If he's at the moment not a transfusion dependent thalassemia, or if he's responding to hydroxyurea, then we cannot use as the current guideline states. Right. यानी कि HBe beta thal में what I found is कि जो बिलीव ट्रायल था उसमें HBe beta thal के 14% पेशेंट्स थे। तो डेफिनेटली एज यू सेड कि अगर TDT है और HBe beta thal है तो हम ट्राई कर सकते हैं। और जो बियॉन्ड ट्रायल थी जो NTDT की थी उसमें भी HBe beta thal के पेशेंट्स थे। सो वुड इट बी करेक्ट टू से कि अगर HBe beta thal NTDT है तो उसमें नहीं देना? Well, at the moment, if we are following the letter of the law, it is not approved in NTDT today. So yes, I agree. No, it is not approved by Drug Controller of India. Right, so- It is so- approved by European Commission agree, but and we not are- by FDA. But we are talking about India, so at the India, moment- it is not approved. Right. Yes. राइट। सो मुझे अभी भी ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि थैलेडोमाइड को परमिशन नहीं है बट लोग यूज कर रहे हैं। लुस्पेट्रोसेप्ट का trial. परमिशन कहीं है कहीं नहीं है। We are getting ethics signed. We have, proper approval. We are doing it as a study, and I think Dr. Jagdish Chandra also did it as a study. एब्सोल्युटली बट आई एम सेइंग कि रैंडमली जब इधर उधर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो गलत प्रैक्टिस है, तो जो एनकरेज नहीं करनी चाहिए। सो डॉक्टर राजीव के लिए कि क्या ये दवाई सिकल सेल एनीमिया में यूज हो सकती है? यस या नो? तो अभी तो अप्रूव नहीं है और ट्रायल्स शायद करनी, मेरे को कुछ नहीं मिला, पर आई थिंक आई हर्ड समबडी सेइंग दैट सिकल सेल में यूज सकते, दे कैन एलैबोरेट, आई डोंट नो। जितना मुझे आइडिया कि ऐसा सिकल सेल का लुस्पेट्रोसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। इफ एनीबॉडी हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देन दे कैन से। दो नई ड्रग्स जो दूसरी आ रही है वो सिकल सेल में और अच्छी नई ड्रग्स आ रही है। राइट। सो डॉक्टर रितिका के लिए कि जब हम ये दवाई यूज करते हैं तो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आता है? रिस्पॉन्स अगर हम देखेंगे, डॉक्टर अमिताभ ने भी जैसे बताया कि कई बार फर्स्ट डोज में ही रिस्पॉन्स आ जाता है, पर अगर हमें एक्चुअली में रिस्पॉन्स देखना है स्टेडी स्टेट आने के लिए 3 डोजेस में, सो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 9 वीक्स, सिंस इट इज अ 3 वीकली हम दवाई देते हैं 3-3 हफ्ते में, सो अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते में हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। राइट, ठीक है। जैसे आपने बताया कि जो डेटा है उसमें मतलब 12 दिन में 33% रिस्पॉन्स आ गया था, 12 और करीब 25 दिन में करीब 50% रिस्पॉन्स आ गया था। सो बट साथ में लिटरेचर में ये भी लिखा है कि कई पेशेंट्स में लेट रिस्पॉन्स भी आता है, तो ये भी केस बाय केस की चीज है, बट ज्यादातर करीब 2-3 हफ्ते में इसका रिस्पॉन्स नजर आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर श्रुति के लिए कि क्या सब इतना महंगा टीका है, और अगर क्या हम ये टीके को 3 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं ताकि हम 3 हफ्ते के बाद यूज कर लें, क्योंकि फिर सस्ता हो जाएगा, और उसको स्टोर कैसे करना है? So Amita ma'am, I think briefly touched on this that हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है इंजेक्शन की वो खराब हो जाएगी। आपने अगर इंजेक्शन खोला है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि उसमें स्टेराइल वाटर डाल के उसको डाइल्यूशन कर लिया है, तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं अबाउट 4 to 6 आवर्स के लिए, और विद इन 24 आवर्स यू हैव टू कीप इट 2 से 8 डिग्री पे, विद इन 24 आवर्स उस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। 3 वीक्स तक रखने का कोई अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो इंजेक्शन स्टेबल रहेगा, एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड एज बाय द कंपनी। मतलब फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज के नीचे वाले पार्ट में रखना है, और सिर्फ 1 दिन के लिए रख सकते हैं, तो 3 हफ्ते तक हम नहीं यूज कर सकते। तो डॉक्टर तुलिका के लिए कि जैसे ये हर 3-3 हफ्ते पे देना होता है, तो कुछ ऐसा है कि क्या जिस दिन ब्लड चढ़ता है उस दिन देना है या कभी भी दे सकते हैं, और अगर जिस दिन ब्लड चढ़ता है तो उस टाइम कब देना है, ऐसा कुछ लिटरेचर में है? You had shared some very nice practice guidelines, and वो practice guidelines में लिखा था कि logistics के लिए जिस दिन खून चढ़ता है, so the day of blood transfusion, you can give this. It's a subcutaneous injection, and as Shruti just said, the action takes about 10 to 12 days. So there's no problem if you've given the blood transfusion on the same day. So it can be easily given in the daycare when the patient is getting blood transfusion, and it can be given at the same time, or even and definitely on the same day. राइट, तो मतलब कि कभी भी लगा सकते हैं, ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ब्लड जिस दिन ब्लड चढ़ता है उस दिन लगाने का ये फायदा है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उस दिन टीका लग सकता है। बट साथ में ये भी लिखा गया है क्योंकि ब्लड से भी रिएक्शन हो सकता है, टीके से भी रिएक्शन हो सकता है, तो ब्लड चढ़ाने के आधा घंटा पहले लगाइए या फिर ब्लड चढ़ाने के 1 घंटे के बाद, अदरवाइज बीच में भी कभी लगा सकते हैं। सो ये डॉक्टर राजीव के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लुस्पेट्रोसेप्ट इफेक्टिव है,
और फिर जब जैसे कि किसी को ब्लड 2-2 हफ्ते या 3-3 हफ्ते पे चढ़ रहा है, 2-2 यूनिट्स पे वो ब्लड 2-2 यूनिट चढ़ा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब नहीं चढ़ाना या कम चढ़ाना है या फिर देरी में चढ़ाना है? तो इसके बारे में जरा आप जल्दी से बताइए। लुस्पार्टस सबका ये कि हम लोग जब भी किसी को ब्लड चढ़ाते तो हमारा एक प्री डिटर्मिन प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन है। तो हम पहले क्या हमारा प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन रहा है 2 हफ्ते के ड्यूरेशन, पहले 12 हफ्ते के अंदर से हम एनालाइज करके कि भैया इतना हमारा प्री ट्रांसफ्यूजन में हम चढ़ाते हैं। तो उसके बाद जब हमने प्री ट्रांसफ्यूजन पिछली बार चढ़ाया, फिर लुस्पार्टसेप लगाया, 3 हफ्ते बाद दोबारा देखा, तो पहले लगाने से ब्लड लगाने से पहले हमको हीमोग्लोबिन लेना है और ये देखना है कि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ा, पहले प्री ट्रांसफ्यूजन जो हमारा पहले इंटरवल था उसमें से क्या चेंज हुआ है। हीमोग्लोबिन पहले के मुकाबले हमारे को अब जल्दी ब्लड लगाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। अगर हमको मान लिया 2 हफ्ते से लगा रहे थे या 3 हफ्ते से लगा रहे थे या 4 हफ्ते से लगा रहे थे, तो क्या हमारे को आगे खिसकने की उम्मीद बन रही है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। तो ये सबसे आसान तरीका है। और अगर हमको 2 या 3 डोज के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ने लग गया या नहीं बढ़ने लग गया, कम से कम 1 या 2 ग्राम, 2 ग्राम से ऊपर हमको नहीं चाहिए बढ़े। अगर 2 ग्राम से ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब कुछ और तरीके से हमको ढूंढना पड़ेगा कि अब हमको दवाई का डोज कम करना है या क्या करना है। तो इस कदम को हमको पकड़ना पड़ेगा। तो मतलब कि ब्लड चढ़ाने से पहले हीमोग्लोबिन चेक करिए। तो जो लिखा गया है कि अगर 11.5 से ज्यादा है, अगर ब्लड चढ़ाने से पहले एचपी 11.5 से ज्यादा है तो ब्लड भी नहीं देना और लुस्पार्टसेप का टीका भी नहीं लगाना। तो मतलब हीमोग्लोबिन 11 से कम होना चाहिए तभी अगला टीका लगाना है। तो ये मोटी मोटी गाइडलाइंस है कि अगर ब्लड चढ़ने से पहले 11.5 हीमोग्लोबिन है तो ब्लड मत चढ़ाओ, उसको आगे पोस्टपोन कर दो। तो अब हम डॉक्टर रितिका से पूछते हैं कि ये जो डोज है उसको क्या बढ़ाया कम किया भी जा सकता है? मतलब इसमें या इसकी डोज जो बताई गई है वो 1 mg/kg एवरी 3 वीक्स है, तो क्या ये ज्यादा कम भी हो सकती है? हाँ, ये 1 mg/kg जो डोज है, इतनी डोज से हम शुरू करेंगे ट्रीटमेंट। जब भी हम किसी पेशेंट में इनिशिएट करेंगे, उसके बाद में हम 2 डोजेस के बाद यानी कि 6 हफ्ते के बाद हम दोबारा से असेस करेंगे कि ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट हमारी कम हो गई है तब तो हम 1 पे चलने देंगे उसको, 1 mg/kg। बट अगर कोई भी असर नहीं पड़ा 2 डोजेस के बाद में, तो हम डोज को 1.25 mg/kg कर सकते हैं। तो अगर सपोजिंग 50 kg का कोई पेशेंट है तो उसमें हमने 50 से शुरू करी और उसको अगर फर्क नहीं पड़ा तो हम उसको 62.5 पे लेके आ सकते हैं बढ़ाने के बाद में। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि और हम 3 डोजेस के लिए देखेंगे 1.25 पे। अगर 1.25 पे फिर भी कोई असर नहीं होता है दवाई का, तो हम दवाई को डिसकंटिन्यू कर देंगे एज पर द गिवन जो अभी हमारी गाइडलाइंस है इस वक्त। उसके आगे और हमें नहीं बढ़ाना है, तो उसको 1.25 से ज्यादा नहीं जाएंगे पर केजी। राइट। डॉक्टर तुलिका, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? तो से अगर किसी पेशेंट में 11.5 तक हीमोग्लोबिन चला जाता है, so you can stop the medication, and according to the company, many patients can then be off the medicine for 1 or 2 or 3 months, and then you can restart the same at 1 milligram in these patients after a gap. So that is a cost saving thing. We don't have data on our Indian patients. I'm optimistic that our patients, like for many other medicines, they will respond to lower doses and less frequent doses. So let's keep our fingers crossed. Right. Atulya madam, आप कहें? सॉरी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने क्योंकि 1 mg/kg बॉडी वेट हमने देना है और हमारे पास 2 डोजेज अवेलेबल है, which is one is 25 mg and the other is a 75 mg। अगर हमारा पेशेंट का जो वेट है वो 55 kg है, तो हम उसको क्या 2 इंजेक्शंस देंगे तो उसको क्या कम डोज नहीं होगी, या कितना एडवाइजेबल होना चाहिए? तो ये तो मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब वाइल 25 mg की है तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि 25 + 25 50 दो। तो अगर उसको 60 देनी है तो 25 की एक और खरीदनी पड़ेगी, तो जो बहुत महंगी पड़ेगी। तो अब ऐसी चीजें तो फिर हम डे टू डे बेसिस पे यूज करने मतलब कोई ट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ा रेयर ऐसे हो कि 2 पेशेंट्स को अगर इकट्ठे मिल रही है तो दोनों को एक दिन लगाइए ताकि वो शेयर कर सकें। तो शेयरिंग का ऑप्शन इसमें ढूंढा जा सकता है। तो ये इसके कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं है, सारी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंडेंट चीज है। क्योंकि अभी तो यह है कि 3 हफ्ते तक रख नहीं सकते, तो अगर ज्यादा देना है तो फिर वाइल खरीदनी पड़ेगी।
मिस्टर चोपड़ा, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस दौरान मैंने आप लोगों से सुना कि शायद 30 से 40 बच्चे भारत में इस लुप्रासेट पे ऑलरेडी हैं। मेरा प्रश्न ये होगा कि इन 40 बच्चों का जो डेटा है, क्या आप में से कोई उसको शेयर कर रहा है, कोई मॉनिटर कर रहा है, या कोई ऐसा बॉडी है, कोई जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है या कोई और बॉडी है who are monitoring those 40 cases or going through those 40 cases data? राइट सर, एक तो सर ये बच्चों में नहीं है, 18 साल से बड़ों में है। और राइट, इट्स ऑल राइट। तो सर अभी वैसे आई थिंक रैंडमली डिफरेंट और अभी 1 मार्च से तो ये इंडिया में अप्रूव हुई है, 1 मार्च से। तो अगर ये इंडिया में डायरेक्टली सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और अलग अलग जगह पे रैंडमली यूज हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसे डेटा इकट्ठा करने का आइडिया आपका अच्छा है, पर ऐसा कोई प्रयास अभी आई थिंक नहीं है। श्रुति? Sir, I was requesting Mrs. Tuli to, just request the patients who are on luspatercept to be in touch with Thalassemics India and submit their data so that it's easier. I mean, because हम individually doctors शायद ना जानते हो patients को, but Mrs. Tuli से सब लोग touch में हैं, so I think that would be a good platform to share information. आई थिंक कि जो आज के डॉक्टर्स जो आज जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के अंदर, उनको लेते हुए एंड थैलेसेमिक्स इंडिया कुड मेक एन अटेम्प्ट कि वो सब डाटा सब एसोसिएशंस को लिख दे और उनसे वो डाटा लेके और आप सबके बीच में वो आए, और देन यू एज ए ग्रुप कैन गिव योर कमेंट्स कि क्या आगे हमारा क्या आगे रोड मैप होना चाहिए. दिस इज अ वेरी गुड सजेशन एंड वी रियली लुक इनटू दैट. Yeah, what I would suggest, Mrs. Suli, 5 6 of us who are there, we can collaborate with you as one of the nodal person. Then we can write even. I mean, we got Deepak, Dr. Tulika said, I mean, all those people who are in institute, they can help us out. We can all collect the data. Like with all this thing, what we have learned, I can initiate 1 or 2 patients of my own. वो मेरे पीछे पड़े थे, मैंने कहा रुको अभी देखते हैं और लोगों को सुन ले क्या होने वाला है. So 1 or 2 patient of mine will start, and then ऐसे एक दो और एक के पास है, so we can collaborate, we can make a small group. Dr. Amita? Doing the work. Just Dr. Deepak, very quickly to answer Mr. Chopra's thing, मैंने कई बार कंपनी से हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि कैसे रियल वर्ल्ड डेटा को कैप्चर किया जाए. तो उसकी समस्या ये है कि आज की परिस्थितियों में हमें उसे एक स्टडी के तौर पे, क्योंकि पेशेंट डेटा और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हमें इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से, उनके पार्टिसिपेटिंग डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है. तो अगर हम लोग करते हैं तो वी हैव टू डू इट एज अ स्टडी, जिसके कई नियम हैं. तो सबको, हमको ऑर्गेनाइजेशंस को अपना डेटा शेयर करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल लेना होगा. कंपनी एक फेज 4 स्टडी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च कर सकती है. मैंने ऐसा भी उन्हें रिक्वेस्ट किया है, पर वो भी उनके लिए एक बड़ा प्रयास है, क्योंकि उसके लिए भी उन्हें हर इंस्टीट्यूशन से अप्लाई करना पड़ रहा है. और जब आप एक कंपनी इस डेटा को कलेक्ट करती है तो उन्हें उस इंस्टीट्यूशन की एथिकल कमिटी की फी भी देनी पड़ती है. और अगर, क्योंकि ये अडल्ट में है, हम लोग की पीडियाट्रिक कम्युनिटी बहुत आपस में जुड़ी हुई है, तो मैंने एक्चुअली, हम लोगों ये प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ज्यादातर एडल्ट सभी जो ले रहे हैं, कोई अगर हमें कॉमन प्लेटफॉर्म दे तो वही एक तरीका है. उसमें समय लगेगा, लेकिन सही तरीका प्रॉपर डेटा कलेक्शन का वही है जो कायदे कानून से किया जाए. मैडम तुली, थैंक यू. मैं यहाँ पे डॉक्टर तुलिका को कहना चाहती थी कि जो मैंने पढ़ा है कि फेज 4 जो स्टडी है to evaluate safety and effectiveness of luspatercept, उसकी एक नोटिफिकेशन निकली हुई है DGHS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जिसके अंदर दिल्ली के 2 अस्पताल, उसमें से एक एम्स और आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, और एक राजीव गांधी है. तो उसका अभी कुछ काम शुरू हुआ है या अभी वो पेपर वर्क पे है? अभी we're submitting the ethics, so we're still in the process. So do you think that study can be what? So that we will definitely collect, but that study is basically, see, a phase 4 study is basically done to look for the side effects. So that is a DCGI requirement of the company. I think what we were discussing, because as I said, in our experience, many drugs, like for example, when L-thromboprag and romiplastin and all these things came, we were like very curious, because
many times our patients respond to lower doses of the medication than what the company recommends. And those kind of studies are very rarely funded by the companies because we're actually going to be using less of their product. So this is often better to be done as an investigator-driven trial, or since you have this wonderful organization for thalassemia patients, you can, we don't need to get any personal data on these patients. We just want to get a brief idea of like, how much dose patients are on, what was their time point for response, what was their hemoglobin. So that kind of data could be collected, or we could do a bigger multi-center study in the adults. So there's various ways that we can be done. But the idea is to collect data that could be useful and help us reduce the cost. Like, for example, there are hemophilia products, and there's a very nice study that Shweta Bansal has just come out with, where she's using much lower doses of a hemophilia product than what is recommended by the company. So it's very cost saving for us. Right. So, Dr. Tulika, do I understand this correctly that what you're saying is that a phase 4 luspatercept study is going to be started in India? Is that correct? Correct. So that will be funded by a company, I guess, or? Yes, that is as per the DCGI requirements for drugs. When they come into India, most of the time they ask for a phase 4 study. But as you are well aware, the phase 4 study is basically to look for any other toxicity which may not have been picked up by the company previously. So मतलब कि जो पेशेंट सुन रहे हैं उनमें से कईयों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि क्या वो आपकी स्टडी में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि उस चक्कर में उनको दवाई भी मिल जाएगी, तो उनको फ्री मिल जाएगी। राजीव गांधी में भी है और हमारे यहाँ भी है। तो स्टडी के तहत जो लोग आएंगे उनको दवाई फ्री मिलेगी, ऑब्वियसली क्योंकि स्टडी है। So they will have to come for blood test and जो हम लोग के और जो requirements होते हैं स्टडी के वो सब। Dr. Tulika, have you been told that you will get the drug, because phase 4 में usually दवाई free नहीं मिलती? That's why I'm asking, क्योंकि अगर ऐसा है तो I think बहुत जैसे ही ये study launch होती है, please share with all of us. Because usually phase 4 में, if it is phase 3 stroke phase 4, जिसमें वो दवाई के फायदे को अभी भी समझने की कोशिश, थोड़ा बहुत extended way में समझने की कोशिश कर रहे हैं, they may sometimes fund, but purely phase 4 are post marketing surveillance studies. Right. So we are trying to get them to give us some free drug, reason being because it's so expensive, and we know that if we don't get some support, then we won't be able to enroll many patients. Dr. Tulika, is it possible to say कि कितने patients इसमें enroll होंगे, या it's too early to say that? It's too early to say. Yeah. Right. Talk to the company and negotiate. Right. So we need to finish. So I'll quickly run it over. So Dr. Shruti, अगर हम ये दवाई हम start करते हैं तो क्या ये बीच में कभी बंद भी हो सकती है या फिर इसको रेगुलर देना पड़ेगा? So I think अभी अमिता मैम ने and राजीव सर ने इस बात को डिस्कस किया है कि ड्यूरेशन इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका HB 11.5 11 से ऊपर रह रहा है तो आपका नेक्स्ट इंजेक्शन डिले हो सकता है, विच कैन बी कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीने उसमें निकल सकते हैं। पर हम ये नहीं मानेंगे कि दवाई बंद कर दे और उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग ब्लड ना चढ़े। सो कभी ना कभी कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद, जो कि हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकता है, दोबारा इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली मतलब बीमारी जड़ से खत्म हो गई इस दवाई से, सिर्फ ब्लड चढ़ना कम होगा या फिर बहुत रेयरली बंद भी हो सकता है, पर दवाई तो रेगुलर लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी। यस, राइट। और डॉक्टर तुलिका, जब हम दवाई यूज करेंगे तो ये आयरन किलेशन जो ड्रग्स होती हैं, जो डेफ्राजिरोक्स इतना कॉमनली यूज होता है, उस पे कोई असर पड़ेगा क्या? विल द नीड फॉर आयरन किलेशन रिड्यूस? जो बिलीव स्टडी थी, they actually found that the ferritin as well as the T2 star MRI of patients improved after about 48 weeks. And this they attributed initially to the blood transfusion, but they found that the ferritin response and the T2 star response was more than what they expected only with the blood transfusion. तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये दवाई का थोड़ा सा फेरिटिन और आयरन को भी कम कर सकता है। तो एक वेबिनार में डॉक्टर कापिलानी, जो आप सबको पता है इस ड्रग के लिए, शी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड इनोवेटर, उनसे मैंने पूछा भी था इसके बारे में। तो वो कह रही थी कि हाँ, ये भी उनको ये इंटरेस्टिंग फाइंडिंग लगा था कि आयरन पेशेंट्स का कम हुआ था, एंड उसको वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं।
सो हो सकता है कि जिन पेशेंट्स का आयरन बहुत ज्यादा है उनको भी इससे थोड़ा फायदा हो, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम होगा और आयरन भी थोड़ा कम हो सकता है। राइट। सो डॉक्टर राजीव, इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में बताइए। तो इसके अंदर जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 बोन पेन्स और जोड़ों में दर्द हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि खून के थक्के जमा हो सकते हैं, तो जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, और स्पेशली क्लॉटिंग की प्रॉब्लम उनमें आती है जिनके साथ और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर जैसे उनका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा है, या वो मोटे बहुत है, या उनको डायबिटीज है, या स्मोकिंग करते हैं, या उनको पहले भी कोई थक्कों की प्रॉब्लम रही है, तो या वो हार्मोन रिप्लेसमेंट में स्पेशली मेल फीमेल दोनों ही, तो उन कंडीशन के अंदर सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। राइट, थैंक यू। सो डॉक्टर राजीव ने हमें बताया जो खून के धब्बे बता रहे हैं, यानी कि थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स, यानी कि ब्लड में क्लॉट्स बनना, तो ये लुस्पोटरसेप्ट से देखा गया, और जो बिलीव की स्टडी थी उसमें यानी कि 4% पेशेंट्स में ये हुआ, और ये सारे के सारे पेशेंट्स वो थे जिनमें तिल्ली का ऑपरेशन हुआ था, जिनको स्प्लेनेक्टमी हुई थी। और उन्होंने और साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया, यानी कि उस टाइम स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, बॉडी वेट फिट होना चाहिए, नहीं तो क्लॉट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल स्टडी में करीब 5% पेशेंट्स को ये दवाई बंद करनी पड़ी साइड इफेक्ट्स के कारण। सो डॉक्टर रितिका, आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम रहने देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये नहीं यूज कर सकते, और जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम लुस्पोटरसेप्ट बंद करनी होती है, और आइडियली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए। तो कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर डॉक्टर रितिका? नहीं, that is the message कि it is not to be used in pregnancy or lactation and to be stopped. ओके, थैंक यू। सो डॉक्टर श्रुति, मतलब कि जब हम पेशेंट्स में ये दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो आप कुछ ऐसे बता सकते हो कि कई पेशेंट जिसमें रिस्पॉन्स के आने के चांसेस कम होंगे, ऐसा कुछ है फैक्टर्स? हाँ जी डॉक्टर दीपक, कुछ रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स मिले हैं, जैसे कि जिन लोगों का ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट पहले से ही कम है रिलेटिवली, उन पेशेंट्स में रिस्पॉन्स ज्यादा मिला है। बिलीव स्टडी में जो पेशेंट्स 32 इयर्स से कम एज के थे उनमें रिस्पॉन्स कम था एज कंपेयर टू जो पेशेंट्स थोड़े से ओल्डर थे, और ये कम्प्लीटली उल्टा है हमारे थैलिडोमाइड से। थैलिडोमाइड में हमें यंग बच्चों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि तुलिका मैम ने और डॉक्टर चंद्रा ने बोला, बट लुस्पार्टासेप पे जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनमें रिस्पॉन्स हमें ज्यादा मिल रहा है। जिन लोगों की स्प्लीन निकली हुई है, स्प्लीनेक्टमी निकली हुई है, आपने अभी बताया कि उनमें एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है, बट उसमें रिस्पॉन्स भी ज्यादा है, रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी एक चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन था कि जेनेटिक जीनोटाइप का क्या असर है। सो वो पेशेंट्स जो कि नॉन बीटा जीरो यानी कि उनकी बीटा चेन्स कुछ काम करती हैं, इनडायरेक्टली वही पेशेंट्स हैं जिनका ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट भी थोड़ा कम है, उन पेशेंट्स में ये रिस्पॉन्स ज्यादा आता है। एंड जितना लंबा आप दवाई लेंगे, अगर आप दवाई लेते रहते हैं इनिशियली थोड़े से टाइम तक हो सकता है रिस्पॉन्स ना आए, अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो मोस्ट पेशेंट्स में कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स देखा गया है। सो एज ओल्डर देन 32 इयर्स, लोअर ट्रांसफ्यूजन बर्डन, स्प्लीनेक्टमी एंड नॉन बीटा जीरो। सो ये वो 4-5 ग्रुप्स हैं जिसमें हमें इफेक्ट ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, ट्रांसफ्यूजन में ज्यादा कमी आने के चांसेस। थैंक यू श्रुति फॉर समराइजिंग दैट सो वेल। सो डॉक्टर तुलिका से, मतलब कि डॉक्टर राजीव ने हमें सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया, तो डॉक्टर तुलिका जो कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं इस दवाई के? इन दवाइयों के साथ थोड़ा सिर में दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, थकान हो सकती है, खांसी हो सकती है, किसी किसी को डायरिया और पेट में दर्द। सो मामूली साइड इफेक्ट्स काफी लोगों में हो सकती हैं, बट बहुत ही टॉलरेबल ग्रेड 1 होते हैं। राइट, ओके। सो मतलब कि जो बिलीव की स्टडी है उसमें जो सबसे ज्यादा बोन पेन्स यानी कि हड्डियों में दर्द 20% पेशेंट्स में, ज्यादातर पहले 3 महीनों में, बट ये ज्यादातर धीरे धीरे टाइम से बंद हो गया, तो मतलब कि हाथों पैरों में दर्द, जिसके लिए पैरासीटामोल की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मीता ने हमें हाइपरटेंशन के बारे में बताया था, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसको मॉनिटर करना होता है, और अगर जरूरत पड़े तो उसकी दवाई देनी होगी। और कई पेशेंट्स में ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बट वो थोड़ा रेयर है, 100 के पीछे करीब 1 में। सो ये डॉक्टर राजीव, हमने स्प्लीनेक्टमी के बारे में बात करी कि काफी हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स की स्प्लीन निकली हुई होती है, तो क्या वो लुस्पोटरसेप्ट का यूज कर सकते हैं, और अगर हाँ तो मतलब उसमें क्या कोई मेजर प्रॉब्लम्स आने की क्या चांसेस होते हैं?
थिंक हम लोगों ने पहले ही काफी डिस्कशन कर लिया। स्प्लेनेक्टमी के पेशेंट में यूज कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। और थ्रोम्बोएम्बोलिक क्लॉट थक्के बनने की संभावना रहती है, तो वो सारी चीजें जो अपन ने पहले डिस्कस की, किसके अंदर ज्यादा संभावना है, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, डायबिटिक नहीं होना चाहिए, और उनको ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान, और हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो डॉक्टर श्रुति के लिए मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि ये लुस्पोट्रिसेप्ट, हम ये सभी पैनलिस्ट के लिए ओपन है, हम श्रुति से शुरू करेंगे कि आपको क्या लगता है कि किस पेशेंट में इंडिया में इसको हम ट्राई कर सकते हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि हमें पैसे की पूरी वसूली मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि किस पेशेंट्स में लुस्पोट्रिसेप्ट ट्राई करना चाहिए? हमारे वो पेशेंट्स जो कि एडल्ट में मोर देन 30 इयर्स हैं, स्प्लिनेक्टमाइज्ड हैं, और वेल कंट्रोल्ड हैं, आई थिंक दैट इज वेयर वी वुड लाइक टू स्टार्ट इट। उसमें हमें एडवर्स इफेक्ट्स भी कम मिलने की उम्मीद है, एंड शायद हम सबका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा अगर हमें इनिशियली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट इज वेयर आई वुड से। एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स सर हमारे यहाँ है जिनकी लिवर स्प्लीन थोड़ा बढ़ा रहता है, एंड शायद वो ज्यादा बेनिफिट करें लुस्पार्टासेप्ट से, उनका ब्लड चढ़ना बंद हो जाए, बट देन उसके साथ अपने कंसर्न्स हैं, क्योंकि बिलीव में ये आया कि जिनकी स्प्लीनेक्टमी हुई है उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। सो क्या हमारे जो वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनका स्प्लीन बढ़ा हुआ है वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, दैट इज एन अनआंसर्ड क्वेश्चन। सो दैट इज वन ग्रुप वेयर हम यूज करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि उन पेशेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है in terms of transfusion requirement, in terms of spleen का size कम होने का. So that is something I would like to do. But from the patient's perspective, if you can afford it, but remember, last एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि एक बार आप लुस्पार्टासेप्ट शुरू करते हैं, आपका ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। हम ज्यादातर जब हाइड्रोक्सीयूरिया या थैलिडोमाइड भी जब ट्रायल में यूज करते हैं, जब HB ड्रॉप करता है फॉर सम रीजन और दी अदर, हमारे पेशेंट्स बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं ब्लड चढ़ाने के लिए। So that should not be done. So there should be a patient जो आपके पास आने को तैयार हो, routine investigations के लिए तैयार हो, एक well kept without complications right now, है ना? And a little older patients more than 30 years is where I would like to try सबसे पहले. Right, thank you श्रुति। So मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा से पूछूंगा कि ये नई दवाई है, हमें इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, बट सर फिर भी आप इसके एक दो लाइंस, बॉटम लाइन आप क्या बोलना चाहेंगे? I think what Shruti said, and we have earlier also discussed that post marketing जो हमारा अगर monitoring हो जाए, एक तो जैसे स्टडी डॉक्टर तुरिका के वहाँ प्लांट है ऑलरेडी, एंड somehow through थैलेसेमिक्स इंडिया जो अभी 35-40 पेशेंट्स जो ले रहे हैं, अगर हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन किसी तरह कलेक्ट हो जाए, so I think whether if the improvement is occurring, as Shruti said, we will be more confident in prescribing it further. So that is something very important, and certainly ये बहुत ज़्यादा लोगों में इफेक्टिव नहीं होगा, जैसे 1/3 पेशेंट्स में ही इम्प्रूवमेंट है और वो सारा मॉनिटर करना, एंड देन क्रिटिकली लुकिंग एट के डोज बढ़ाने के बाद भी अगर सर्टेन ड्यूरेशन जो उन्होंने बताया 6 महीने तक अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो डू नॉट गो ऑन ट्राइंग कंटिन्यूइंग विद द ड्रग। आफ्टर ऑल इट्स ए कॉस्टली ड्रग एंड एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, तो जो जब इफेक्ट फाइनली ये देखना है कि इस समय तक इफेक्ट नहीं आया, विच मीन्स इफेक्ट विल नॉट बी देयर, देन डिसकंटिन्यू द ड्रग। So I think it's a drug where one has to be very cautious in using, and as you said, it has to be cost effective. One has to see, and the patients who are at lesser risk and more likely to respond, we should begin with that and monitor the response and adverse effects. डॉक्टर तुलिका, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट बॉटम लाइन का? आपको क्या लगा? अभी आई थिंक हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है, तो इसलिए ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। 1-2 साल के बाद हम ज्यादा, तब तक हो सकता है कि दवाई इतनी महंगी भी ना हो, बट अभी के लिए आपको क्या लगता है कि अगले कुछ सालों में ये दवाई का क्या होगा? Hard to say at the moment, and I agree with Dr. Jagdish Chandra that we need to look at the data. We recently had a drug for sickle cell disease that came into India and now has gone away because it was not effective. So everything new and shiny is not necessarily great. So I think we should look at the data, see what happens in our patients. If it helps them, I will be so happy. If it doesn't help them, then we need to look for other things. And I completely agree with Dr. Jagdish. Let's collect the data as soon as possible so we can come to the conclusion based on data and facts. डॉक्टर खन्ना, आप कुछ कहना चाहेंगे? I fully agree with both of them. We don't have any data, and
एक चीज खास है कि it does not eliminate the need for transfusion. It just helps in increasing the transfusion interval. Cost is very high. एक दो क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आए और पेशेंट्स ने भी मुझसे पूछे. I want to ask the panelists and you as an expert कि can the patient drive after taking this medicine because 11% में dizziness is reported. So मुझे तो इसका आंसर So- मालूम नहीं है, अगर किसी और को मालूम है Dr. तो Tulika, can you answer this? So there is no black box warning. There's no contraindication as such. No, So, in one of the places it is written that be careful. Means what careful? अगर हो ही गया एक्सीडेंट तो careful क्या करेंगे जब? yeah. तो No, but carefulness usually- तो इसमें तो होगा नहीं So, ना. I agree, but usually What if the- advice will you give to your patients? Because 11% में dizziness is reported. It is given in the literature. Dr. I think Rajiv wants to say we can just something. inform the patient and then one can be careful on it. Dr. And- Khanna, Dr. Yes. Khanna, there is this warning that एक बार इंजेक्शन दिया है 15 मिनट क्लिनिक में वेट करना Yeah, है, that is right? that So is at for least the 15 allergic minutes. reactions. Yeah. And as far as I remember, I was with Dr. Porter's team when this trial was ongoing. So Mondays used to be the travel clinics. I don't remember that the patients were not told कि travel करके नहीं आना. You know, the patients used to come on their own and get the injection and go back. There was some waiting time. Patient जैसे सुबह आते थे, samples देते थे, HP की report आती थी. So about 1 or 2 in the afternoon was usually जब injection लगता था. So I don't remember वहाँ पे ऐसा All- कुछ था कि drive करके Yes. नहीं Okay, आना. okay, thank you. Dr. So, Shruti, those instructions we give to all our patients who come Yes. for vaccination also. We tell them to wait for at least 15-20 minutes in our clinic before they go. And Right. second, I want to ask Dr. Amita one thing about the thromboembolic complication. See, it is reported in 3.6%. That's not a small number. If you see, हमने इतना बवाल मचाया on Calfer, showing agranulocytosis in 1%. Here is a drug which just increases the transfusion interval, which is so expensive and has got this 3.6% chances of thromboembolism. And there is no way you can monitor. Only prediction is that patient is splenectomized. There also we are saying, give it with caution. Which caution? What caution I want to ask you? Sir, one thing is reassuring is कि कोई fatal event नहीं था, but Yeah, that is not enough. So ये definitely मसला है, but जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर कि कौन पेशेंट लेगा. हम कॉस्ट को भी हटा दें तो हमको यही देखना है कि 1/3 पेशेंट में 25% रिडक्शन है. अब आपके लिए आज जो भी कॉस्ट है डेफिनेटली कॉस्ट नीचे आएगी. एंड वी आर एक्साइटेड बिकॉज कोई भी नई दवाई आती है तो ओवरऑल एक एंथुजियाज्म आता है, एक जोश आता है, उस एरिया में और रिसर्च होती है. तो मतलब डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स को बेनिफिट करेगी. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सर अब थैलिडोमाइड के साथ भी है, बट वी आर कंसिडरिंग इन एटलीस्ट इन ट्रायल. मतलब ये एक मुद्दा हमेशा ही रहेगा बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द डिजीज. तो वो तो मेरे हिसाब से हमें देखते रहना पड़ेगा. केयरफुली पेशेंट सिलेक्ट करना है, उनको रेकमेंड करना है कि अगर कोई स्वेलिंग वगैरह लेग में दिखती है, यही हम कर सकते हैं. जो कुछ पेशेंट्स स्प्लेनेक्टमी के एस्पिरिन इकोस्प्रिन पे हैं, but again it is not coming with the recommendation that we should give it with ecosprin or anything. तो आज की डेट में तो वही है रियल वर्ल्ड डेटा. हमारे पेशेंट्स जिनके क्या अंदर से जेनेटिक इनहेरेंट फैक्टर्स हैं फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो हमारे सारे सवालों के जवाब रियल वर्ल्ड डेटा से ही हमें मिल सकते हैं. एक स्टडी का एक कंट्रोल्ड वे में क्या रिस्पॉन्स था और रियल वर्ल्ड में हमारे मुद्दों के साथ, हमारी प्रॉब्लम्स के साथ क्या रिस्पॉन्स रेट रहेगा, ये बहुत मतलब हमें इसका आंसर हमें हर ढूंढना ही ढूंढना है, जो भी तरीका निकले. And I think we'll have to आज wait and पहल हुई see, है. and We there can is all competition. think and find a way forward together Yeah. for collecting the data. We have to do that. There is no other way. This is only thing is that this is the only approved drug for Right. thalassemia which can on increase the behalf of all of us, डॉक्टर चंद्रा को ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, सर की बहुत कामयाब कोशिश रही है लोगों को साथ में जोड़ के लेने की. हम पूरा आपका सहयोग देंगे अगर इसमें हम कुछ पहल करें
So because we need to connect with our adult world. Right. I think अब तो टाइम उसके काफी लिए हो गया, हम हमें ऑलरेडी 6:30 को एक्सीड कर चुके हैं. So I'll give the floor back to Thalassemics India. So thank you so much to all the panelists for the wonderful discussion. So thank you so much. Thank you, Dr. Deepak Bansal, for such an interesting and discussion, and I thank all the panelists for that. Dr. Chandra wanted to say something. Dr. Jagdish, please. Yeah. I just wanted to say what you said, that the thrombotic episodes, and in fact, those thrombotic episodes might have been well managed in the study setting, but in situations like our country, where any adverse effect, on study or whatever way it is happening, at least in Kalavati, I used to hear हमारे पेशेंट को तो हाथ ही नहीं लगाता, आपका तो कलावती में इलाज चलता है, वहीं जाके इलाज कराओ. So, and it's not the pulmonary embolism has been described with this, and I'm sure this does occur. These problems do occur with other drugs also, and certainly thalidomide also. We know that this is a complication, and we have to be cautious about everything. And but as Amita said, that we have to collect the data on this, and then finally maybe regarding thalidomide, let us go to the DCGI with whatever restrictive approvals could be had on the current data. We should sit down and look at that data carefully. That is it good enough to go to the DCGI, and if it is good enough, then maybe we should go at least for the restrictive approvals for use in thalassemia. इस मेडिसिन के लिए भी सर आप और डॉक्टर तुलिका दोनों इनिशिएटिव ले और स्टार्ट करें कोई. Yeah, we'll give all our data to you, sir. There's no problem. Yeah. So thank you so over much. to Thalassemics India, Gaganji. I think it's time now to give the official. So सबसे पहले तो मैं बहुत I am very pleased कि इस तरह की. दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं पहले? दीपक जी आप म्यूट पे हैं. म्यूट है दीपक जी. Hear you. Mrs. Tuli, sorry, can I take 1 minute before you Please, give a thanks? Please. Can it be possible for this panel to give a paragraph's recommendation, and we as Thalassemics India would then approach to BMS for some sort of a price reduction consideration, keeping the market in mind, keeping possibly success of this particular drug. If the panel could give one paragraph's recommendation of price reduction. This is what I wanted to say as the last thought. Okay. So I think शायद किसी को इससे कुछ कोई वो issue नहीं होना चाहिए. I don't know. Maybe after this webinar we can write to them when I am saying officially thanking them. So I will add this line whatever you have said and let us hear from them. So I'm very happy कि आज हमने इस webinar के अंदर luspatercept के अंदर इतनी अच्छी discussions की हैं. जो 186 participants इसके साथ जुड़े और अभी भी I think 140 के plus अभी हैं, end तक वो चल रहे हैं. So पहले तो मैं सबका chairpersons का डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का जो समय निकाला उन्होंने हमारे लिए, डॉक्टर वीके खन्ना जी का जो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसको चेयर करते हुए और हमें बैक होम मैसेजेस भी दिए. इसके साथ साथ हमारे स्पीकर डॉक्टर अमिता महाजन जो हिंदी के अंदर बड़ी फ्लुएंटली अपनी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन दिया और वो जो सबको समझ आ जाए. इसके साथ साथ जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ. डॉक्टर तुलिका सेठ, इतनी नॉलेज मैंने कई कमिटीज में उनके साथ हूँ, हर बारी हर मीटिंग के अंदर मुझे नया नया सीखने को मिलता है. डॉक्टर राजीव बंसल जो जयपुर और राजस्थान में उनका बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए. सो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो दीपक बंसल जी ने मॉडरेट किया इस सेशन का और जो सवाल मिले हमें जवाब मिले. डॉक्टर रितिका सूद एंड डॉक्टर श्रुति कक्कड़ पंजाब से. सो कितनी स्टेट्स के अंदर मिलके हमने दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब हमारा, और हमने राजस्थान, पंजाब एंड दिल्ली ऑफ कोर्स. सो यहाँ से जितने भी पैनलिस्ट, स्पीकर और चेयरपर्सन्स आए उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से समझाया और मैं श्योर करती हूँ कि एज ए ले पर्सन ऑल्सो, एज ए पेरेंट ऑल्सो,
कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पेशेंट्स और पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसको बखूबी इसको समझा होगा। मैं कुछ चीज इसमें लास्ट में कहना चाहती हूँ कि हमारी बात हो रही थी, चल रही है, ये अच्छी है या नहीं। मैं मानती हूँ कि ये ड्रग नहीं है। कोई भी ड्रग आती है, जैसे मेंशन किया गया कि कैल्फर भी जब नहीं आई थी तो उसके अंदर भी बहुत चर्चा हुई थी, और आज हम कहते हैं कि कैल्फर इज वन ऑफ द वेरी गुड आइडल किलेशन मेडिसिन, जब कॉम्बिनेशन थेरेपी आया हार्ट पेशेंट्स के लिए। सो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये जो ड्रग है कुछ पेशेंट्स में हमारे कामयाब हो पाए और इसका रेट नीचे आ पाए, जिसके साथ साथ जो हमारी ब्लड कंजम्पशन है हमारे पेशेंट्स की, वो भी हमारी कंट्री के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा नीचे आए। किलेशन के ऊपर जो आउट ऑफ द पॉकेट पेशेंट्स पैसा खर्चते हैं, ये भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, आउट ऑफ द पॉकेट से अंदर से है। सो किलेशन के अंदर कईयों को जो प्रॉब्लम्स होती है, मे भी उससे सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट जब हम वेबिनार करेंगे, उसके अंदर जो दूसरी दवाई का चर्चा यहाँ पे छिड़ी थैलेडोमाइड की, उसके ऊपर भी हम मिलके क्यूरेटिव ऑप्शंस का करेंगे, जिससे कि हम और इसके अंदर जानकारी मिल पाए। लास्ट मैसेज मेरा जो पेशेंट्स और पेरेंट्स के लिए है, प्लीज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी जो टाइम आ गया वो आया है कि हमने अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, अपना ट्रीटमेंट लेना है, और इतने फिट बनिए कि जो भी ऑप्शंस आपके पास आए, चाहे वो क्यूरेटिव ऑप्शंस हो चाहे वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो, आप इतने फिट हो कि आप उन क्यूरेटिव ऑप्शंस का फायदा उठा पाए। सो इन्हीं शब्दों के मैं इसके साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी हाथ जोड़कर, कि आपने अपने समय निकाला संडे के दिन, और मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उन सबको नॉलेज मिली होगी, इंफॉर्मेशन मिली होगी। हम इसी तरह के कार्यक्रम आगे करेंगे एज अवर एजुकेशनल एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच। Thank you. And lastly, sorry, Big thank you to Echo India, please, for please. I want to say, big thank you to Echo India for efficiently handling everything. So thank you very much, and we're excited to have new partners in you, and a good progress ahead. आज का जो हमारा वेबिनार है, as always, again इसका रिकॉर्डिंग भी हमारे YouTube पे जाएगा unedited. All our other previous webinars also sitting over there. So please feel free. Give us at least about 24 to 48 hours to upload today's webinar. And yes, thank you very much, and see you soon. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. We will also be sharing the YouTube link to all the participants, and you can share it further. Thank you so much. We would, Shruti, Anjali, we would request you to give us the YouTube link, because we'll upload it on Thalassemia India YouTube channel and share that out. Definitely, ma'am. I'll do that. We'd appreciate that. Thank you.